बताई जा रही है कि एप्लीकेशन से आपको मिलेगी। जेनिक लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहां से आप क्लास ले सकते हैं। अभी वॉइस क्लियर है, वॉइस प्रॉपर है, आवाज आ रही है। चलिए दोबारा इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वो हाँ बिल्कुल रात में जाते समय गुड नाइट बोलेंगे ना। चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यूटिलाइजेशन देख पाएं। ठीक है, बहुत दमदारी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया 178 क्वेश्चंस आपके पिछले यूपीपीसीएल जेई के 4 शिफ्ट में, 2019 में जो आपका यूपीपीसीएल जेई का पेपर हुआ था, 4 शिफ्ट में मिला के 178 क्वेश्चंस बने थे। ये डीप एनालिसिस करने के बाद मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर आपको बता रहा हूं, यूटिलाइजेशन से आए थे। सोचिए 600 क्वेश्चन में से 178 क्वेश्चंस आपके सामने वहां पेपर में थे। तो अब आप ये सोचिए कि बिना यूटिलाइजेशन के सिलेक्शन होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, चार्ज कुछ नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और प्लीज मुझे 1500 लाइक्स चाहिए, 1500 लाइक्स आप लोग प्लीज इसे क्लास को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए प्लीज क्या कहते हैं, मैं और ज्यादा मोटिवेट हूं, आगे भी और क्लास में बढ़िया से बढ़िया डेटा आपको दूं। इस क्लास को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास पहुंच सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, ज्यादा डिले ना करते हुए। और आप लोग प्लीज लाइक और शेयर करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। टेलीग्राम का लिंक है, पीडीएफ, बार बार बच्चे आप लोग पूछ रहे हैं, पीडीएफ वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो भी क्लास का शेड्यूल है, पीडीएफ, आपके बाकी की समस्याएं, जो सबका इलाज क्या है, आपका जो है टेलीग्राम का लिंक। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इसेंशियली नीड्स डायरेक्ट करंट, इनमें से कौन सी प्रोसेस डायरेक्ट करंट रिक्वायर करती है? अब देखिए ध्यान से बात को सुनिए। वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें एसी डीसी दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ वेल्डिंग्स एसी डीसी, कुछ वेल्डिंग एसी पे, कुछ वेल्डिंग डीसी पे हमारी चलती हैं, तो ये दोनों की प्रोसेस है। सेम विद द हीटिंग, हीटिंग भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसी और डीसी दोनों रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है भैया, रेफ्रिजरेशन में एसी हमको चाहिए ही होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि यहां पर हमारा एक ये 2 इलेक्ट्रोड्स रखे रहते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसे डीसी सप्लाई देते हैं और एक रेजिस्टेंस लगा के जब हम इसे कनेक्ट करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एनोड और एक इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम लोग कैथोड। यहां ये जो आपका बीकर है ये फिल्ड अप रहता है एक इलेक्ट्रोलाइट से फिल्ड अप रहता है। होता क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, मैं आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बता रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही वो डिवाइस है जिसमें डीसी ही चाहिए होती है, इसमें ना कोई एसी चाहिए होती, ना ये दोनों पे काम करती है। तो आंसर तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोलाइट CuSO4 का है, तो होगा क्या, जो आपका एक इलेक्ट्रोड है वो आपका मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एक कैथोड जो है आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या होगा, जब जैसे CuSO4 आपका टूटेगा, जब यहां पर हमारा करंट फ्लो करेगा तो CuSO4 आपका क्या होगा, टूटेगा, तो ये Cu++ और SO4 माइनस बनाएगा। इससे होता क्या है कि जो प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज है, वो प्लेट आपकी, जो आपकी प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, आपका नेगेटिव चार्ज जैसे SO4 माइनस आपका प्लस पे जाके स्टिक हो जाएगा, और Cu+ जो पॉजिटिव आयन है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जाके स्टिक हो जाएगा। तो अब आप देखिए जब यहां पर कॉपर स्टिक होने लगेगा तो यहां कॉपर की एक परत जमने लगेगी, क्लियर है इतनी बात? इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्लियर है इतनी चीज? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोड पर किसी मटेरियल की परत चढ़ाने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ध्यान से इस बात को सुनिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में 1 से 6 वोल्ट डीसी सप्लाई हमें जरूरत रहती है। आप प्लीज इसे शेयर कर दीजिए। सर आपकी क्लास, आपकी लाइव के बाद में क्लास क्यों नहीं चलती? ऐसा नहीं है, क्लास चली है, आज सुबह की भी चली है। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितनी वोल्ट डीसी पे काम करता है, 1 से 6 वोल्ट डीसी पर काम करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस,
क्लियर है? इलेक्ट्रोलिसिस इसी प्रोसेस को बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के दो प्रिंसिपल होते हैं, याद रखिए, दो आपके लॉज होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के दो लॉ होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमने क्या किया है, जो परत चढ़ाई है ना, इसके दो लॉ होते हैं। एक फैराडे ने फर्स्ट लॉ दिया था और फैराडे ने जो सेकंड लॉ दिया था। अब देखिए दोनों लॉ क्या कहते हैं कि जो भी हमारी परत चढ़ेगी उसका जो मास है, जो भी मटेरियल की हमारी परत चढ़ेगी उसका जो मास है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हम चार्ज फ्लो करेंगे, मतलब कि जितना हम ये करंट फ्लो करेंगे। अब Q क्या होता है, IT के बराबर होता है। तो जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहां एक इक्वालिटी लगेगी ZIT। तो ये फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। क्लियर है इतनी बात? क्या ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? लेटर का साइज करें, साथ ही में फुल स्क्रीन भी कीजिए। फुल स्क्रीन ही तो है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, M इजिकल्स टू ZIT। और सेकंड लॉ क्या होता है, फैराडे का सेकंड लॉ देखिए क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ है M1 अपॉन M2 इजिकल्स टू E1 अपॉन E2। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। E1 क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेशन कैसा लग रहा है प्लीज बताइए। द पावर फैक्टर ऑफ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी। अब देखिए ध्यान से, स्पॉट वेल्डिंग का पावर फैक्टर कितना होता है। पावर फैक्टर ऑफ स्पॉट वेल्डिंग होता है आपका 0.3 से 0.5 लैगिंग। एक बात समझते हैं, स्पॉट वेल्डिंग होती क्या है। क्लियर है? स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है, देखिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये तीन तरीके की होती है, तीन चार तरीके की होती है। बट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है ना, ये तीन टाइप की ये कुछ वेल्डिंग होती है, तीन चार टाइप की वेल्डिंग होती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जो ये स्पॉट वेल्डिंग है, इसका पावर फैक्टर होता है आपका 0.3 से 0.5 लैगिंग। एक बात समझ लीजिएगा। और एक और चीज देखिए, ये जो आपकी प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है, एक बार आपके लखनऊ मेट्रो के पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग कैसी वेल्डिंग होती है। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग मास वेल्डिंग, मास टाइप ऑफ स्पॉट वेल्डिंग ही होती है। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग होती है, मास टाइप ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, मास टाइप ऑफ स्पॉट वेल्डिंग होती है। क्लियर है इतनी बात? मास टाइप ऑफ स्पॉट वेल्डिंग होती है, मतलब स्पॉट वेल्डिंग का एक बड़ा रूप कर दें तो ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग आपकी बन जाती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस डेटा को आप लोग लिख लीजिए। ये डेटा अगर आप केवल सुनेंगे तो भूल जाएंगे, पर इस डेटा को अगर आप लिख लेंगे तो फायदे में रहेंगे। आर्क वेल्डिंग, हीलियम आर्क वेल्डिंग। अब ध्यान से देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हीलियम आर्क वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड किससे बना होता है। हीलियम क्या है, हीलियम अपनी आप में एक इनर्ट गैस है। क्लियर है इतनी बात? इनर्ट गैस है। तो जो इनर्ट गैस टाइप ऑफ वेल्डिंग होती है, जो इनर्ट गैस टाइप ऑफ वेल्डिंग होती है, वो तीन तरीके की होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। एक आपकी MIG वेल्डिंग होती है, एक आपकी MAG वेल्डिंग होती है, एक आपकी टंगस्टन TIG वेल्डिंग होती है। क्लियर है इतनी चीज? एक आपकी TIG वेल्डिंग होती है। अगर मैं बात करूं MIG वेल्डिंग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसका फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, ये सब के आगे आप देखिए वेल्डिंग लगा सकते हैं ना, मैं वेल्डिंग लिख नहीं रहा हूं, मतलब MIG वेल्डिंग, MAG वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग। ठीक है, चलिए तो मैं क्या बता रहा था, इसका फुल फॉर्म बता रहा था। ठीक है, तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। और TIG वेल्डिंग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो अभी हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि हीलियम आर्क वेल्डिंग जो कि एक इनर्ट टाइप की वेल्डिंग है, इसमें इलेक्ट्रोड कौन से यूज होते हैं, टंगस्टन वाले इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। क्या आपको क्लास इंफॉर्मेशन बढ़िया लग रही है? प्लीज एक बार इसे शेयर कर दीजिए वीडियो, और आप लोग अपना जो है रिस्पॉन्स देते रहिए, आंसर देते रहिए। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसका मतलब इलेक्ट्रोड जो है वो कौन से यूज होते हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। अब मैं एक और बात इसमें मजेदार बता देता हूं, जो पेपर में और सवाल इससे बन सकते हैं। देखिए ये जो MIG वेल्डिंग है ना भाई, ये जो MIG वेल्डिंग है ना, MIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जो है वो ज्यादा कंज्यूम नहीं होते। पेपर में एक बार सवाल आता है कि कौन सा वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं और कौन सी वेल्डिंग में नहीं होते। क्या आपको ये पता है?
क्या आपको ये पता है कि कौन सी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड ज्यादा कंज्यूम होंगे और कौन सी में कम कंज्यूम होंगे? देखिए ध्यान से, इसमें आपकी इलेक्ट्रोड जो है, इसमें जो इलेक्ट्रोड है आपका MIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड जल्दी कंज्यूम नहीं होते, पर इसमें इलेक्ट्रोड कैसे हो जाते हैं? जल्दी कंज्यूम होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोड इज कंज्यूमेबल वेरी फास्ट, थोड़े जल्दी फास्ट तरीके से इलेक्ट्रोड खत्म होने लगता है, छोटा होने लगता है। इलेक्ट्रोड बहुत जल्दी कंज्यूम होते हैं, फास्ट कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड थोड़ी जल्दी क्या होने लगते हैं? फास्ट कंजम्पशन होने लगता है इलेक्ट्रोड का, पर इसमें नहीं होता। पर इसके अंदर मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रोड नॉट सो कंज्यूम्ड फास्ट, नॉट सो कंज्यूम्ड फास्ट, थोड़े फास्ट इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं होते, नॉट सो कंज्यूम्ड फास्ट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, आज वही बच्चे आए हैं, इस समय वही बच्चे आए हैं जो केवल और केवल पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब बात करेंगे मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग की बात करेंगे। मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग में याद रखिए इलेक्ट्रोड नहीं यूज होता, गैस यूज होती है, और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है, याद रखिएगा। चलें आगे सवाल चलते हैं, आगे करते हैं, सवाल करते हैं। चलिए बात करते हैं डिस्चार्ज लैंप की। सर क्लासेस नहीं मिल रही हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप गिव्स द हाईएस्ट ल्यूमेंस पर वॉट? कौन सी जो है आपकी लैंप है जो हाईएस्ट ल्यूमेंस पर वॉट देती है? सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करिए, जो आपकी एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि कोई भी अगर आपका लैंप है, कोई भी आपका लैंप है, उसमें तुम इनपुट के तौर पे क्या देते हो? इलेक्ट्रिकल सप्लाई, है कि नहीं भाई? इनपुट के तौर पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हो। इसका मतलब इनपुट क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रिकल इनपुट रहेगा V इंटू आई, है ना? और अगर हम इसके आउटपुट में देखते हैं तो हमें क्या मिलती है? रोशनी, प्रकाश, लाइट, इल्यूमिनेशन, है कि नहीं? इल्यूमिनेशन मिलता है। इसका मतलब इल्यूमिनेशन हमें आपको मिलेगा, या कह लीजिए ल्यूमिनस फ्लक्स हमको मिलता है। ये फ्लक्स मिल रहा है ना, तो देखिए ये ल्यूमेंस हो गई। तो सबसे पहले आप इस बात को समझने की कोशिश करिए, पेपर में ये बात पूछता है कि एफिशिएंसी कितनी होती है। देखिए VI को हम लोग वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V इंटू आई तो गली का बच्चा भी जानता है ना भाई, वॉट होता है। क्यों? बोल दो ना जरा। चलिए ल्यूमेंस पर वॉट, तो इसका मतलब सबसे पहली बात हमें जो यहां पर से समझ में आ रही है कि एफिशिएंसी पूछ रहा है। मतलब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर? इलेक्ट्रिक कौन सा लैंप ऐसा है जिसकी एफिशिएंसी ताबड़तोड़ होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, हाईएस्ट एफिशिएंसी होती है। तो हाईएस्ट एफिशिएंसी जो होती है वो सोडियम वेपर लैंप की होती है। क्लियर है इतनी? अब देखिए एक पेपर में ये डेटा भी पूछ लिया था। भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक नहीं कर रहे, प्लीज ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक नहीं कर रहे, मजा नहीं आ रहा है इस तरीके से। नहीं प्लीज, अब बहुत जोश दिखाना पड़ेगा आपको। मैं भी आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूं, आपको जोश दिखाना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से एक बात सुनते हैं, सोडियम वेपर लैंप की जो एफिशिएंसी है, याद रखिए 200 ल्यूमेंस पर वॉट होती है। 200 ल्यूमेंस पर वॉट होती है। ये डेटा है ना, ये डेटा केवल सुन के, एक कान से सुनोगे दूसरे से निकल के बाहर चला जाएगा। लिख लो इसे, ठीक है ना? ये जो हाथ दिए भगवान ने, इसका इस्तेमाल करो, किसी गलत काम में इस्तेमाल मत करो। ये लिख लो डेटा को, है ना? चलिए और बात करते हैं सोडियम वेपर लैंप के बारे में। एक बार सोडियम वेपर लैंप का कलर पूछता है भैया, सोडियम वेपर लैंप का कलर पूछता है कि किस कलर से वो शुरू होता है सोडियम वेपर लैंप। याद रखना, अब ये जो डेटा दे रहा हूं ना, बहुत अनमोल है ये। चलिए देखिए, इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर सोडियम वेपर लैंप का कलर जो होता है ना, वो पिंक कलर होता है। स्टार्टिंग का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है, पर वो यही कलर बाद में लेटर क्या बन जाता है? याद रखिए येलो बन जाता है। ये किसकी बात कर रहा हूं? सोडियम वेपर लैंप की बात कर रहा हूं। ये बात सुनिएगा, क्वेश्चन को ना यहां पर ही ध्यान से पढ़ने वाली बात बनेगी। क्वेश्चन को यहीं से ध्यान से पढ़ने वाली बात बनेगी कि सोडियम वेपर लैंप जो है वो शुरुआत में अगर उसने पूछा, मतलब आपको क्वेश्चन यहां पढ़ना पड़ेगा। अगर उसने इनिशियली लिखा है तो वो पिंक होगा। अरे भैया यार, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो? चलिए, तो पिंक जो है आपका स्टार्टिंग में ये कलर पिंक होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है? येलो हो जाता है। अगर हम लोग और बात करें सोडियम वेपर लैंप की, तो बेटा देखो एक साथ ही सारी बात कर देता हूं। कहां कहां यूज होती है? कहां कहां यूज होती है? हाईवेज पे ये यूज होती है, ठीक है।
पार्क वगैरह में यूज होती है। रात में पार्क गए हो, दिन में तो बहुत गए होगे ना किसी के साथ में, रात में गए हो कि नहीं गए हो? तो हाईवेज में जो स्ट्रीट लाइटिंग होती है वहां ये यूज होती है, और रात में पार्क वार्क जाना कभी तो ये तुम्हें दिखेगी। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स की, अब देखिए एक बहुत ताबड़तोड़ एक आपको वो बताने वाला हूं, क्या ट्रिक बताने वाला हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कसम से जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, लाइक बराबर करते रहो यार, लाइक बराबर करते रहना है। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स, देखिए एक शॉर्टकट बताता हूं बहुत दमदार, LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LFL और ए इलू इलू, क्या है ये इलू इलू। अब आइए देखिए बात करते हैं LIC की। LI का मतलब हुआ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, LI का मतलब मेरे बंधु मेरे मित्र क्या हुआ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, किसी भी पेपर में जाइएगा इन क्वेश्चनों को फिर तुम पाइएगा, है ना। LIC ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला, है ना। याद करने में आसानी हुई ना, LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। चलिए LF ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, इसकी यूनिट होती है साहब ल्यूमेंस, इसकी यूनिट क्या होती है, ल्यूमेंस। और ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन, आई से इल्यूमिनेशन, आई से इल्यूमिनेशन हो गया कि नहीं हो गया। चलिए आई से इल्यूमिनेशन हो गया और LUX से लक्स हो गया, तो इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या बनी, लक्स। अगर दमदार लगी ट्रिक तो ठोको भाई साहब, लाल कर दो, दिल लगा दो। अगर दिल लगा बढ़िया बढ़िया एकदम, एक बात बताइए बढ़िया ट्रिक लगी है तो बिल्कुल चैट को लाल कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका यहां पर ल्यूमिनस फ्लक्स LFL, ट्रिक क्या लगेगी, LFL, LFL, LFL ल्यूमेंस। ठीक है, क्लियर है भाई, तगड़ा वगड़ा नहीं हूं, देखो कितना तो पतला आदमी हो यार। चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर AC वेल्डिंग सेट्स, ट्रांसफॉर्मर यूज्ड फॉर AC वेल्डिंग सेट्स। अब देखिए एक बहुत प्यारी बात करते हैं, वेल्डिंग क्या होता है। देखो यहां पर भी मैं तुम्हें बहुत प्यारी चीज बताता हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं जो बच्चे शुरुआत में मिस कर देते हैं ना क्लास, वो बहुत कुछ मिस कर, अरे अरे बाप रे, पंकज राजपूत ये क्या क्या भेज रहे हो भाई, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। हाँ मैं ऐसा नहीं हूं यार, आदमी ऐसा नहीं हूं जैसा तुम समझ रहे हो भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वेल्डिंग जो है ना, वेल्डिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें पूछते हैं। पहली चीज तो वेल्डिंग का वो पूछते हैं कि वेल्डिंग कैसा ऑपरेशन है। देखो यार, वेल्डिंग में हमें करंट की वैल्यू हाई चाहिए होती है, हमें जितनी करंट की वैल्यू हाई मिलेगी I² R उतना ही ज्यादा हाई होगा, और जब I² R जितना ज्यादा हाई होगा हमारा मेटल पिघल के चिपक जाएगा, हमारा मेटल पिघल के चिपक जाएगा। तो हमें I² R ना हाई चाहिए, हमें क्या चाहिए, I² R हाई चाहिए। देखो कुछ बच्चे ऐसा लग रहा है जैसे सो गए हैं, हाई, हमें I² R हाई चाहिए। तो इसका मतलब ये कैसा ऑपरेशन हुआ, करंट हाई मांगने वाला ऑपरेशन हुआ। अब आइए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे आते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है साहब, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज तो कैसा है, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज तो कम है और करंट की वैल्यू कैसी है, हाई। तो एक बात हमें समझ में आ जाती है कि भैया यहां ट्रांसफार्मर जो यूज होने वाला है वो क्या है, वो क्या है, ट्रांसफार्मर जो यूज होने वाला है वो स्टेप डाउन होगा, क्योंकि हमें आउटपुट में जो करंट हाई मिलेगा ना वो स्टेप डाउन में ही मिल सकता है। इसका मतलब हमें वेल्डिंग में यूज होने वाला ट्रांसफार्मर क्या हुआ, स्टेप डाउन। अब देखो एक ही जगह पे ये सारी चीजें लिखवा दूंगा, ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए सपोर्ट करते रहिए इसी तरीके से, बहुत शानदार जो है क्या है क्लास आपको मैं देने वाला हूं। चलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और एक और सवाल वो वेल्डिंग से लेके पूछ लेता है कि कौन से टाइप का जनरेटर यूज होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो वोल्टेज का कम होना और करंट का ज्यादा होना हमें एक जनरेटर से मिलता है जिसका नाम होता है डिफरेंशियल जनरेटर। तो हर चीज के पीछे लॉजिक है, रटना कुछ भी नहीं है। तो डिफरेंशियल DC जनरेटर जो होता है ना भाई, वो हमसे पूछता है कि जनरेटर कौन सा इस्तेमाल हुआ, भाई डिफरेंशियल DC जनरेटर हुआ, और आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका ट्रांसफार्मर हुआ। ठीक है, तो यहां सवाल हमारा एक पूरा होता है जनरेटर, ये एक पूरा होता है जनरेटर के लिए कौन सा वेल्डिंग में जनरेटर यूज हुआ, और ट्रांसफार्मर के लिए स्टेप डाउन। अब देखो यहीं पे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं कि आपका जो है ना वाइंडिंग कौन सी यूज होती है। ठीक है, अब आपका पूछता है कि यार कौन से टाइप की वाइंडिंग यूज होती है, किसमें,
ये आपका जो है ना, ये वेल्डिंग चल रही है, वेल्डिंग में कौन से टाइप की वाइंडिंग यूज होती है? तो याद रखना लैप वाइंडिंग यूज होती है। लैप वाइंडिंग क्यों यूज होती है? फिर से वही वाली बात, करंट की रेटिंग ज्यादा देती है, करंट की रेटिंग ज्यादा देती है और वोल्टेज कम देती है ना। हमें वोल्टेज से मतलब नहीं, हमें तो करंट से मतलब है, मुद्दे की चीज। क्या आपको बढ़िया लग रही है इंफॉर्मेशन? चलिए, इंफॉर्मेशन बढ़िया लग रही है तो ठोको लाइक, ठोको, आप लाल कर दो चैट बिल्कुल एकदम, ठीक है ना। हर एक अच्छी बात पर एक अच्छा दिल देना है तुम्हें, क्लियर है? चलिए, अभी तक किसी और को दिया है, आज मुझे दीजिए, क्लियर है? चलिए, तो ये तीन चीज आपके नजर के सामने जिगर के पास रखी हुई हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग पूल ऑफ मोल्टन मेटल इज यूज्ड? कौन सी वेल्डिंग में मोल्टन मेटल का एक पूल इस्तेमाल होता है? तो इलेक्ट्रोसेट टाइप की जो वेल्डिंग होती है उसमें पूल ऑफ मोल्टन मेटल इस्तेमाल होता है, क्लियर है? चलिए चलिए आगे चलते हैं। प्लेन एंड बट वेल्डिंग में बी यूज्ड ऑन मटेरियल अप टू अप्रोक्सीमेटली, मतलब प्लेन वेल्डिंग और बट वेल्डिंग हमारी किस मटेरियल की कितनी थिकनेस होनी चाहिए तब यूज होती है? तो ध्यान दीजिएगा कि 25 mm थिकनेस होनी चाहिए, मतलब कोई भी जो मटेरियल जिसको वेल्ड करना है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 25 mm की थिकनेस होनी चाहिए, याद रखिएगा, तब आपकी बट वेल्डिंग यूज होती है। अब मैं एक सवाल बट वेल्डिंग से जुड़ा बताऊं, देखो ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है ना, देखो सारे चीजें इंटरलिंक्ड कर दूंगा, मशीन भी जोरदार इंटरलिंक्ड कर दूंगा। चलिए, ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है ना, अब आप खुद देखिए, जैसे दो एल टाइप कोर हैं, ठीक है, दो आपकी एल टाइप कोर हैं, अब दो एल टाइप कोर हैं आपकी, तो यहां पर जो हम वेल्डिंग करते हैं ना, ये भी बट जॉइंट्स होते हैं, ये भी बट वेल्डिंग करते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना, पेपर में ये चीज पूछी जाती है, क्लियर है इतनी बात? यहां हम लोग क्या करते हैं? बट वेल्डिंग करते हैं। एक बार एक पेपर में पूछ लिया था कि रेलवे जो पटरियां होती हैं, रेलवे जो आपकी रेलवे ये पटरियां जो होती हैं, रेलवे में कौन से टाइप की वेल्डिंग यूज होती है? थर्माइट वेल्डिंग यूज होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन मेरे दिमाग से में आता जाता है, मैं एक ही टॉपिक में सारी चीजें धीरे धीरे आपको बताता रहता हूं। चलें आगे, ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए, एक बेहतरीन बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, ठीक है। इन आर्क वेल्डिंग, आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड वर्क बाय। अब देखिए ध्यान से, आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, कुछ दूरी पर रखे रहते हैं और इनमें हम लोग सप्लाई दे देते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग सप्लाई दे देते हैं। तो क्या होता है कि क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ दूरी होती है, तो यहां पर एक आर्क की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि बीच में आयनाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो आर्क की फॉर्मेशन होती है। और आर्क होता क्या है? जो करंट बहता है ना हवा में, उसी को आर्क या चिंगारी कहते हैं। तो आर्क कोई अलग से चीज नहीं होती है, बस वही आयनाइजेशन की वजह से करंट बहने लगता है, वही आयनाइजेशन की वजह से जो करंट बहने लगता है, हवा के अंदर इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, वही क्या फॉर्मेशन कर देते हैं? आर्क या चिंगारी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसका मतलब आर्क वेल्डिंग बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाय, तो हम लोग क्या करते हैं कि आर्क वेल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रोड और वर्क के बीच में क्या फ्लो होता है? फ्लो ऑफ करंट होता है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ, अब ध्यान से देखिएगा, आर्क हीटिंग में इलेक्ट्रोड किसके बनने चाहिए? ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनते हैं, याद रखिएगा, आर्क हीटिंग में ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बनते हैं। चलेंगे आगे। आर्क लैंप ऑपरेट्स एट, आर्क लैंप ऑपरेट्स एट, याद रखिए, आर्क लैंप लो लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट करता है, और अगर आपसे पेपर में पूछे कि कितना है वो पावर फैक्टर, तो 0.6 लैगिंग लगभग इसका पावर फैक्टर रहता है। याद रखिएगा, पावर फैक्टर जो लैंप का बढ़िया होता है वो इनकैंडिसेंट लैंप का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। इनकैंडिसेंट लैंप का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी पावर फैक्टर माना जाता है। रीजन है, इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर टंगस्टन यूज होता है, और टंगस्टन एक हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल है। टंगस्टन एक हाई रेजिस्टेंस, इसमें क्या यूज होता है? टंगस्टन यूज होता है, ठीक है, इसमें क्या यूज होता है? टंगस्टन, टंगस्टन यूज होता है, और टंगस्टन का क्या है? हाई रेजिस्टेंस है, टंगस्टन का क्या है? हाई रेजिस्टेंस है।
इसीलिए हम लोग रेजिस्टेंस क्योंकि हाई होता है तो कहीं ना कहीं जब रेजिस्टेंस हाई होता है तो पावर फैक्टर यूनिटी की तरफ ही तो जाता है। तो हमारा पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है? जब हमारा इनकैंडिसेंट लैंप होता है। एक बात और मैं सबको बता दूं कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कईयों बार पेपर में पूछा गया है, तो 3340 कभी कभी दे रखा रहता है ऑप्शन में, वो देख लीजिएगा, नहीं तो 3400 डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा, वो देख लीजिएगा। कोई भी एक चीज अपने ऑप्शन में रहेगी। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों ने 0.6 लैगिंग का आंसर दिया है। पावर फैक्टर विल बी लीडिंग इन विच केस? देखो, लीडिंग इन द केस ऑफ कौन सी हीटिंग? देखिए, याद रखिए कौन सी हीटिंग में पावर फैक्टर हमारा लीडिंग रहता है। तो देखिए ध्यान से, हीटिंग भी कई तरीके की होती है। ये इंडक्शन हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। याद रखिए, इसके अंदर पावर फैक्टर लीडिंग होता है, ठीक है। इसके अंदर पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर, और इसके अंदर आपका पावर फैक्टर लैगिंग होता है। ये बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, आपसे पेपर में एप्लीकेशन और पूछी जाती है कि कौन सी हीटिंग कहां पर अप्लाई करी जाती है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की मैं बात करूं, देखिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की मैं बात करूं, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या आप बता सकते हैं कहां यूज होती है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एक बार यूपीपीसीएल में ये सवाल पूछा था कि कहां यूज होती है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज होती है। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा ना यार, कुछ कुछ फूड ऐसे होते हैं जैसे ओवन में हम लोग क्या सीधी गर्म किया और सीधा खा गए, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ये यूज होती है आपका इज हाईएस्ट पावर। हाँ, कौन से में? नहीं भैया, ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है डाइलेक्ट्रिक में। सुरेंद्र अपने आप को सही करें, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज होती है, वुड हीटिंग में यूज होती है, याद रखिएगा, वुड हीटिंग में यूज होती है। और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग से जुड़ी हुई एक और दमदार बात जान लीजिए। दमदार बात क्या है? कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप जब ढूंढने बैठोगे ना तो दिमाग के तार फट जाएंगे आपके, ठीक है। और वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो कईयों बार पेपर में पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग भैया कहां कहां किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है और वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है इतनी चीज? चलिए आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग की बात कर लें क्या थोड़ी सी? यहां पर रेजिस्टेंस हीटिंग की भी बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग की अगर हम लोग बात करें, इसका यूजेस पूछा जाता है। देखिए आजकल इलेक्ट्रिकल क्रिमिनेशंस बहुत होने लगे हैं, दाह संस्कार है ना, दाह संस्कार में रेजिस्टेंस हीटिंग यूज होती है। इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक दाह संस्कार होता है वहां इसको यूज करते हैं। और रूम हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर जो होते हैं वहां हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात क्लियर है भैया? हाँ या ना भैया? लाल कर दिया करो अगर अच्छा लगा करे ना कोई चीज, ठीक है। दिल नहीं लाइक देंगे। ओके, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर। आइए इंडक्शन हीटिंग की बात करें। चलिए आगे बात कर लेंगे, जगह थोड़ी कम बची है। चलिए आगे चलते हैं, आएगा अभी तो बहुत चीज आएगी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई इंपॉर्टेंस इन केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग? इंडक्शन हीटिंग में कौन सी चीज हाई इंपॉर्टेंट रखती है? इंडक्शन हीटिंग में कौन सी चीज हाई इंपॉर्टेंस रखती है? अब ध्यान से देखिए, इंडक्शन हीटिंग जो है ना दो तरीके की होती है। इंडक्शन हीटिंग दो तरीके की होती है, याद रखिएगा। इंडक्शन हीटिंग दो तरीके की होती है। एक तो आपकी इंडक्शन हीटिंग होती है एडी करंट टाइप, ठीक है, एडी करंट टाइप। और एक आपकी होती है हिस्टेरेसिस टाइप, ठीक है, हिस्टेरेसिस एडी करंट टाइप हीटिंग होती है, ठीक है ना। और एक आपकी होती है हिस्टेरेसिस लॉस, या एक होती है एडी करंट लॉस हीटिंग और एक होती है हिस्टेरेसिस लॉस हीटिंग। क्लियर है इतनी बात? तो अगर हम लोग बात करें एडी करंट की, अगर हम लोग बात करें एडी करंट हीटिंग की, तो याद रखिए एडी करंट हीटिंग लेती है 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करती है एडी करंट हीटिंग? 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, इतना काम करती है। एक बात और बता देता हूं कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये इंडक्शन हीटिंग में तो फ्रीक्वेंसी मेन हो गई, देख लीजिए कितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, इसीलिए आंसर आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, क्योंकि इंडक्शन हीटिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी मेन है, ठीक है। अगर आपको पेपर में यही चीज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में पूछ ली जाती है कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, तो आइए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के बारे में लिखिए। लोग, पता है एक बात मैं आपको बता दूं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से लिखिएगा आप जहां पर भी लिख रहे हैं, ठीक है। ये एडी करंट जो हीटिंग है वो 10 किलो हर्ट्ज से 400 किलो हर्ट्ज तक है। बट अगर हम लोग बात करें डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की, तो ये 10 मेगा हर्ट्ज से
40 मेगा हर्ट्ज तक है। भैया बहुत गलती होती है, बंदा भूल जाता है क्योंकि बहुत ही बारीक अंतर है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग 10 मेगा हर्ट्ज से 40 मेगा हर्ट्ज तक है। प्लीज इस बात को समझिए। क्लियर है इतनी चीज? 10 मेगा हर्ट्ज से 40 मेगा हर्ट्ज तक है। और ये कितना है? 10 किलो हर्ट्ज से 400 मेगा हर्ट्ज। ये सब आप लिख रहे हैं कि नहीं है? चलिए ये सब आप लिख रहे हैं ना? चलिए आगे चलते हैं, सब लिखते चलिएगा भैया। अर्थ अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज, देखिए अर्थ पोटेंशियल, जो धरती माँ है ना, हमारी जो धरती माँ है, वो बेचारी जो है इतना, उसका जो दिल बड़ा है कि कहीं से भी कंडक्टर लाके करंट इसके अंदर डाल दो, बेचारी मना नहीं करती। ठीक है, पर एक चीज खुद सोचिए कि ऐसा तभी पॉसिबल हो पाता है, हम अर्थ का जो पोटेंशियल मान के चलते, एक्चुअली अर्थ का जो रेजिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं, नियर टू जीरो मान के चलते हैं। तभी तो सब जगह से हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तो सारा अर्थ में करंट चला जाता है। और जब किसी चीज का रेजिस्टेंस जीरो है, तो जो अब उसका यहां पर पोटेंशियल बनेगा, तो वो अपनी आप जीरो बन जाएगा या नियर टू जीरो हो जाएगा। तो जो अर्थ का पोटेंशियल है ना, हमें क्या लेना है? 0 वोल्ट लेना है। यहां पर वोल्ट और लिख दो या 0 वोल्टेज लिख दो, तो आंसर आपका हो गया दिल्ली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। आइए, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्स, अब देखिए वही वाली बात कर दी है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग रिक्वायर्स क्या क्या चाहिए? रेजिस्टेंस वेल्डिंग को हाई वैल्यू ऑफ करंट बिल्कुल चाहिए, हाई वैल्यू ऑफ डीसी करंट बिल्कुल चाहिए। भाई हाई वैल्यू ऑफ करंट ही तो चाहिए, बताइए हाई वैल्यू ऑफ करंट ही तो चाहिए या लो वैल्यू ऑफ करंट चाहिए? बताइए आंसर इसका क्या होगा। मैं पानी पी लूं, प्लीज बताइए आंसर क्या होगा इसका, प्लीज आंसर बताइए क्या होगा। चलिए देखिए, देखिए धर्मेंद्र चौहान ने कहा अर्थ का रेजिस्टेंस 1 ओम टेकन किया जाता है। वो अर्थ का रेजिस्टेंस तब टेकन किया जाता है, देखिए इन्होंने एक आपके मित्रों ने एक बात कही है कि अर्थ का रेजिस्टेंस 1 ओम लिया जाता है। देखो दो तरीके के, बस पता है होता क्या है कि यही कंफ्यूजन आपको, यही कंफ्यूजन जो है ना पेपर में गलत टिक लगवा देती है। अब इस कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। अगर आपका रेजिस्टेंस पूछें, अगर आपका नॉर्मल ग्राउंड रेजिस्टेंस पूछें, अगर आपका ग्राउंड रेजिस्टेंस पूछें पेपर के अंदर, ध्यान से सुनना, इस सवाल में बहुत अंतर है ना। और अगर आपका मतलब होम या कह लीजिए हाउस के लिए ग्राउंड रेजिस्टेंस पूछें, तब आपको आंसर 1 ओम लगाना है। और अगर आपको पावर सबस्टेशन के लिए पूछें, पावर सबस्टेशन के लिए अर्थ का रेजिस्टेंस पूछें, भैया वो पूरा क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, अर्थ में अगर हम लोग बात करें, पावर सबस्टेशन का अर्थ रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो आपको 0.5 लगाना है। क्लियर है? उसने अर्थ पोटेंशियल पूछा है, तो 1 ओम आंसर कैसे भी नहीं हो सकता है, 1 ओम आंसर कैसे भी नहीं हो सकता है। चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, हाई डीसी करंट एट लो वोल्टेज। मैंने तो पहले ही कहा था करंट हाई और वोल्टेज लो होना चाहिए। आइए, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है भैया। टैरिफ, टैरिफ मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। अब आइए टैरिफ से जुड़ी हुई बातें बताता हूं, एक ही क्वेश्चन से 3 बातें बता देंगे हम लोग। देखिए, जो टैरिफ आपके 3 तरीके के टैरिफ होते हैं हालांकि, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका, हालांकि देखिए जो देखिए 2 पार्ट टैरिफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे कि 2 पार्ट टैरिफ का है। तो 2 पार्ट टैरिफ जो है ना, ये बात दिमाग में रखिएगा, ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए यूज होता है। किन के लिए यूज होता है? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक और टाइप के टैरिफ की, अगर मैं बात करूंगा ब्लॉक रेट टैरिफ की, ब्लॉक रेट टैरिफ की मैं बात करूंगा, तो ब्लॉक रेट जो टैरिफ होता है ना, ये आपका यूज होता है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। ये बेटा पेपर में सवाल आ चुके हैं सारे, ठीक है ना। अगर पसंद आ रही हो बात तो ठोक देना, बिल्कुल एकदम लाल कर देना चैट बॉक्स को। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए और स्मॉल कंज्यूमर्स के लिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स प्लस स्मॉल कंज्यूमर्स के लिए यूज होती है कौन सी? ब्लॉक रेट टैरिफ, याद रखिएगा। क्लियर है इतनी चीज? और अगर हम लोग बात करें, इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं,
और अगर हम लोग बात करें, देखिए ये क्लियर है इतना पॉइंट। और अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम डिमांड टैरिफ की, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ की अगर हम लोग बात करें, तो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ आपका बिग कंज्यूमर्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ? बिग कंज्यूमर्स के लिए यूज होता है, ठीक है ना, बिग कंज्यूमर्स के लिए यूज होता है। अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा, एक और सवाल मैं यहां पर करवा देता हूं टैरिफ से रिला हुआ। टीओडी, टीओडी टैरिफ, टीओडी टैरिफ का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है पेपर के अंदर, बता सकता है कोई टीओडी टैरिफ का फुल फॉर्म? ठीक है, टू टू पार्ट है बेटा, टू पोर्ट नहीं है ना। अब बताइए टीओडी टैरिफ का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम ऑफ डे या फिर टाइम ऑफ यूज टैरिफ, टाइम ऑफ डे या टाइम ऑफ यूज टैरिफ उसे बोलते हैं। क्लियर है इतनी चीज? ये टैरिफ का जो यूज होता है वो बिग इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, बिग इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए यूज होता है, बिग इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए यूज होता है, या कह लीजिए कमर्शियल कंज्यूमर के लिए यूज होता है, या कह लीजिए कमर्शियल कंज्यूमर के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सब पेपर में आ चुकी हैं, ये सब बातें आ चुकी हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? बात करते हैं आगे। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को वॉल्यूम हीटिंग भी कहा जाता है। क्लियर है? अभी मैंने डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की मैंने फ्रीक्वेंसी बताई थी कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग कितनी फ्रीक्वेंसी पे होता है, 10 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज पर ये होता है। क्लियर है इतनी बात? 10 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज, और ये जो वोल्टेज लेता है वो 1.5 केवी पर लेता है। ये सब डेटा आप लोग लिखिएगा। टाइम ऑफ डे, बिल्कुल बिल्कुल भैया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, सबके सपोर्ट के लिए गुड इवनिंग। मोहित कुमार गुड इवनिंग। चलिए आगे चलते हैं। द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, अब देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रेकिंग, ब्रेक की बात करते हैं, ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेकिंग बेटा दो तरीके की होती है, एक मैकेनिकल ब्रेकिंग जो हमारे दादाजी के टाइम पे चलती थी, है ना, और एक होती है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग जो अब हमारे टाइम पर चल रही है। ठीक है ना इतनी बात? अब मैकेनिकल ब्रेकिंग क्या होती थी, जो बड़े बड़े गुट्टों से, जैसे साइकिल में क्या होता था, वो पहिया चक्का लगा रहता था, उसको जो रोकने के लिए गुट्टे लगाते थे ना, वो होती है मैकेनिकल ब्रेकिंग। उसमें क्या होता था भैया, बहुत स्लो ब्रेकिंग होती थी, है ना। दादाजी 1 किलोमीटर से ब्रेक लगाते थे तो 1 किलोमीटर बाद ब्रेक लगते थे, तो वो होती थी मैकेनिकल ब्रेकिंग। उसमें खर्चा भी बहुत होता था, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बन जाती थी, उस ब्रेकिंग के अंदर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बन जाती थी, और क्या होता था, वो स्लो भी बहुत होती थी। 1 किलोमीटर से पहले दादाजी लगाते थे ब्रेक, वो तब जाके 1 किलोमीटर बाद ब्रेक लगते थे। अब ऐसी ब्रेकिंग नहीं है, अब इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग है। इसके अंदर क्या होता है, नॉट सो फास्ट, ये नॉट सो फास्ट ब्रेकिंग होती है, याद रखिएगा इस बात को। बट इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सबसे ज्यादा फास्ट ब्रेकिंग होती है, इंस्टेंटेनियस ब्रेकिंग होती है। इसका एक, इसके हम लोग देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग बात करते हैं आपकी डीसी मोटर की ब्रेकिंग की या फिर आपके 3 फेज इंडक्शन ब्रेकिंग की, तो कई तरीके की ब्रेकिंग होती है ना, आपकी प्लगिंग भी एक ब्रेकिंग होती है। क्लियर है इतनी चीज? आपकी प्लगिंग एक ब्रेकिंग होती है, और आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होती है। क्लियर है? और आपकी जो है एक प्लगिंग हो गई, रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो गई, और आपकी हो गई डायनामिक ब्रेकिंग, डायनामिक ब्रेकिंग होती है। ठीक है ना, ये सब ब्रेकिंग चाहे डीसी मोटर में चले जाइए, चाहे 3 फेज इंडक्शन मोटर में चले जाइए, है ना, ये 3 तरीके की ब्रेकिंग होती थी। इसमें से भी सबसे बेस्ट ब्रेकिंग कौन सी होती थी, आइए इसकी भी बात कर लेते हैं। तो बेस्ट ब्रेकिंग प्लगिंग होती थी, जो सबसे ज्यादा फास्ट होती थी। क्लियर है इतनी बात? क्लास कब तक चलेगी भैया? 100 हैं, 100 क्वेश्चन है, और हम लोग 18 पे पहुंच चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा लिया, अभी तो क्लास शुरू करी है। चलिएगा आगे चलते हैं। प्लगिंग सबसे बेस्ट ब्रेकिंग होती है, याद रखिएगा ना। टाइप ऑफ जनरेटर, टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज फॉर आर्क वेल्डिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीसी जनरेटर के लिए कौन सा आर्क जनरेटर यूज होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज होता है, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज कम और करंट ज्यादा होता है। याद रखिए, इसीलिए हम इसे यूज करते हैं। और जो वाइंडिंग यूज होती है, जो वाइंडिंग यूज होती है, जो वाइंडिंग यूज होती है, वो होती है लैप वाइंडिंग। क्लियर है? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? मजा आ रहा है या नहीं? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, कौन सी हीटिंग जो है कंडक्टिंग मटेरियल के लिए बेस्ट रहती है? तो देखिए, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए ना,
कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मीडियम, कोई भी कंडक्टिंग मीडियम के लिए इंडक्शन हीटिंग बेस्ट रहती है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग के मैंने आप लोगों को दो टाइप बताए थे, इंडक्शन हीटिंग के मैंने अभी आपको दो टाइप बताए थे, और वो दो टाइप कौन से होते हैं? एडी करंट हीटिंग, एडी करंट हीटिंग, एडी करंट लॉस हीटिंग। ठीक है, ये भी एक इंडक्शन हीटिंग का पार्ट है, और एक आपका हिस्टैरिसीस लॉस हीटिंग। ठीक है, ये भी आपका इंडक्शन करंट का पार्ट है, इंडक्शन हीटिंग का पार्ट है। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम देखें कि कंडक्टिंग मीडियम के लिए इंडक्शन हीटिंग यूज होती है, तो एडी करंट भी आंसर हो जाएगा, इंडक्शन हीटिंग भी आंसर हो जाएगा। इसका मतलब जो मेन आंसर हुआ आपका वो सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द ऑप्शन, ए एंड बी इज द ऑप्शन। प्लीज लाइक करते रहिए सेशन को। क्लियर है इतनी बात? अब और बात करते हैं कि कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये तो यूज होती है बेटा, कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये तो यूज होती है, बट हम लोग अगर बात करें, इससे एक और सवाल जोड़ दें कि फेरस मटेरियल के लिए भी ये यूज होती है, याद रखिएगा, यूज फॉर फेरस मटेरियल। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? फेरस मटेरियल। चले आगे चलते हैं। फर्नेस इज यूज्ड फॉर क्रिमिनेशन। देखिए मैंने आपको बोला था क्रिमिनेशन का मतलब होता है दाह संस्कार, तो दाह संस्कार में जो यूज होती है वो रेजिस्टेंस हीटिंग आपकी यूज होती है। एक बात जान लीजिएगा, जो ये आर्क हीटिंग होती है ये सॉल्ट वाटर टब में यूज होती है। अभी कहां ये यूज होती है हम लोग बात करेंगे इसकी आगे। चलिए, इन केस ऑफ फ्रॉस्टेड जीएलएस लैंप, देखिए ध्यान से, जीएलएस लैंप होता है जनरल लाइटनिंग सर्विस लैंप। ठीक है, जीएलएस लैंप क्या होता है? जनरल लाइटनिंग सर्विस लैंप। ठीक है, अब एक चीज समझिए, फ्रॉस्टिंग क्या होती है? फ्रॉस्टिंग एक वो प्रक्रिया है जिससे हम लोग यूनिफॉर्म रोशनी, मतलब कोई भी एक लैंप आपका, देखिए जीएलएस लैंप कुछ नहीं होता, जीएलएस लैंप के बारे में एक और सी बात समझिए, जनरल लाइटनिंग सर्विस लैंप। ठीक है, लाइटनिंग सर्विस लैंप इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, इनकैंडिसेंट लैंप ही जीएलएस लैंप होता है, इनकैंडिसेंट लैंप ही आपका जीएलएस लैंप होता है। एक बात दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हम फ्रॉस्टिंग क्यों करते हैं किसी भी लैंप के ग्लास पे, किसी भी लैंप के ग्लास पे हम फ्रॉस्टिंग क्यों करते हैं? ठीक है, फ्रॉस्टिंग करते हैं ताकि वो यूनिफॉर्म रोशनी दे सके, ताकि वो यूनिफॉर्म रोशनी दे सके, ताकि वो यूनिफॉर्म रोशनी दे सके, फॉर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, ताकि वो यूनिफॉर्म रोशनी दे सके, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन दे सके, इसलिए हम लोग फ्रॉस्टिंग प्रक्रिया करते हैं। क्या बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब जब ये फ्रॉस्टिंग हम लोग करते हैं तो वो पेपर में पूछता है कि फ्रॉस्टिंग किससे की जाती है, तो याद रखिएगा एसिड इचिंग, एसिड इचिंग से फ्रॉस्टिंग की जाती है, एसिड इचिंग से फ्रॉस्टिंग की जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलते हैं आगे। फॉर वेल्डिंग पर्पज द सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूजेस शुड बी केपेबल ऑफ कैरिंग करंट। देखिए मैंने अभी आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बताया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि वोल्टेज कम होगा और करंट ज्यादा होगा, मतलब सेकेंडरी में क्या होना चाहिए? लो वोल्टेज हाई करंट। ठीक है, आगे चलते हैं। A lamp having mean spherical candle power 800 is suspended। देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन, तो इल्यूमिनेशन के लिए हमने एक शॉर्टकट देखा था, ये इलू क्या है? ये इलू। तो देखिए ध्यान से, आई माने इल्यूमिनेशन और लक्स माने इसकी यूनिट हो गई, तो इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? लक्स। अब आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी पेपर में क्या होता है, देखिए मेरी क्लास में ना आपको इतनी सॉलिड जानकारी मिलेगी, मजा आ जाएगा। देखो कभी कभी क्या होगा, आपको पेपर में ना न्यूमेरिकल सर के ऊपर से चला जाएगा, बाउंस कर जाएगा। ठीक है, अब उस बाउंसर को कैसे खेलना है बेटा तुम्हें सिखाता हूं। देखो हमें कभी कभी नहीं समझ में आता कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो यूनिट देख लिया करो। ठीक है, जैसे हमें एक बात बताइए, किसी के नाम के पीछे के सरनेम से पता लगा लेते ना, हाँ भाई पंडित जी आ गए हैं, पंडित जी कैसे बोले? पंडित जी उसके सरनेम से बोले पंडित जी हैं, अरे बनिया आ गए। अरे मतलब आदमी क्या करता है, सरनेम से उसको पहचान लेता है। ऐसी सरनेम जो ये लगा है ना मेरे भाई पीछे से, हाँ भाई हाँ, फलाने आ गए, ढिमकाने आ गए, है कि नहीं? तो ये सरनेम जो लगा है ना पीछे से, वो बस ये याद रखिएगा, ये सरनेम से पहचानिए कि क्या निकालना है। तो लक्स किसकी यूनिट है मेरे बंधु, मेरे मित्र? ओ मित्रों बोलो किसकी यूनिट है?
इल्यूमिनेशन की यूनिट है, ठीक है ना भाई, इल्यूमिनेशन की यूनिट है। तो बस ये हमें पता चल गया कि हमें इल्यूमिनेशन निकालना है। अब गली का बच्चा भी जानता है इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला, तो भाई गली का बच्चा क्या जानता है इल्यूमिनेशन के फॉर्मूले को, कि पावर बाय डी स्क्वायर होता है। और पावर कितनी है बंधु, पावर दी है 800। अब देखिए आराम से निकाल लोगे। और डी स्क्वायर हाइट मतलब डिस्टेंस, 10 का स्क्वायर ना, हाँ तो 10 का स्क्वायर क्या करेंगे 100 हो गया, 8 आ गया आंसर। मस्ती से एकदम आंसर निकाला, टेंशन फ्री हो गए, ठीक है ना भाई। अरे हंस रहे हो, मजे ले रहे हो, मजे लेते लेते पढ़ लेंगे, मजा आएगा, है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। वेल्डिंग इज इंजूरियस टू आई। अब आप खुद जानते हैं आंखें खराब हो जाती हैं किससे, वेल्डिंग से। क्यों हो जाती है, एक मोबाइल से खराब होती है, एक वेल्डिंग से खराब होती है ना। और कुछ कुछ लोग तो आंखों को बढ़िया करने के लिए, आंखों के सुख की प्राप्ति करने के लिए बहुत कुछ देखते भी रहते हैं, ठीक है। बट हमें वेल्डिंग की बात करनी है, हमें कुछ और बात नहीं करनी। तो वेल्डिंग खराब कर देती है हमारी आई को, क्योंकि वेल्डिंग प्रक्रिया में इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, ठीक है। तो भैया बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो वेल्डिंग का जो, अरे क्या कर रहे हो, वेल्डिंग का जो है क्या है भाई, वेल्डिंग का ध्यान रखिएगा। वेल्डिंग दो तरीके की रेडिएशन छोड़ती है। हाँ चलिए भैया आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वायरिंग प्रिफर्ड फॉर वर्कशॉप। आए हाय वायरिंग आइए चलिए वायरिंग को समझते हैं मस्ती से। देखो बेटा कई टाइप की वायरिंग होती है ना। चार एक्चुअली वायरिंग जो है ना भाई, वायरिंग जो है ना आपकी, है ना 4-5 तरीके की वायरिंग होती है। 4 तरीके की वायरिंग एक्चुअली मेन होती है ना, टेंशन लेनी नहीं है। वायरिंग आपकी 4 तरीके की मेन होती है। आइए फोटो भी लेके आया हूं, फोटो देख के शायद कुछ याद आ जाए। चलिए 4 तरीके की वायरिंग होती है। एक तो आपकी केसिंग केपिंग वायरिंग होती है, केसिंग केपिंग वायरिंग होती है, ठीक है। इसको केसिंग केपिंग को नीचे लिख देता हूं, ज्यादा बेटर है ना। केसिंग केपिंग को इसलिए नीचे लिख देता हूं क्योंकि सबसे पहले हम क्लीट वायरिंग के बारे में समझेंगे। क्लीट वायरिंग, देखो क्लीट वायरिंग सबसे सस्ती वायरिंग होती है ना। हमारे जो दादा के भी दादा थे ना, वो क्लीट वायरिंग ही करवाते थे। हमारे जो दादा के दादा थे उनसे बात हुई थी हमारी, तो वो क्लीट वायरिंग करवाते थे, वो बताए थे हमको ये बात, ठीक है। क्लीट वायरिंग एक होती है केसिंग केपिंग वायरिंग, केसिंग एंड केपिंग वायरिंग होती है, ठीक है भाई। एक होती है केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। फिर जब हमारे दादा के जो फिर बच्चे हुए थोड़े टाइम बाद, वो मतलब फिर और थोड़ी नई वायरिंग आई, केसिंग केपिंग आ गई, हालांकि बैटिन वायरिंग भी आई है फिर, है ना। और जो अब हमारे जमाने में चल रही है ना भाई, वो चल रही है कंड्यूट वायरिंग, ठीक है। कंड्यूट वायरिंग, एक बात दिमाग में रख लेना, कंड्यूट वायरिंग 2 तरीके की होती है, कंसील्ड कंड्यूट और सरफेस कंड्यूट। कंसील्ड कंड्यूट, अब सबकी फोटो लेके आया हूं, ठीक है। अरे तुम्हारे घर पे लगी हुई है भानु प्रताप, फोटो खींच के भेज देते कंसील्ड कंड्यूट। चलिए कंसील्ड कंड्यूट, कंसील्ड कंड्यूट, अरे स्पेलिंग क्यों गलत हो रही है भाई बार बार, कंसील्ड कंड्यूट, ठीक है। और एक आपकी होती है सरफेस कंड्यूट। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, है ना। कंड्यूट देखिए मस्ती भी करेंगे और कंसेप्ट को भी नहीं छोड़ेंगे। क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग सबसे थर्ड क्लास वायरिंग है। आइए देखते हैं किस तरीके की दिखती है क्लीट वायरिंग। अरे फोटो तितर बितर हो गए हमारे, बताओ यार। देखिए ना ध्यान से, क्लीट वायरिंग, ये फोटो बहुत एचडी इमेज नहीं है। जैसी एचडी इमेज आपको देखना पसंद है अक्सर, वो भी रात में, तो खासकर आपको एचडी इमेज ही देखना पसंद होती है ना। पर हमने फिर भी एक अच्छी इमेज लाने की कोशिश तो की है। क्लीट वायरिंग ध्यान से देखिए क्या किया, वो जो बहुत पुराने तुम्हारे दादा के भी दादा थे, ठीक है। कंड्यूट तुमने कराई है, कितने का खर्चा हो गया भानु भाई कंड्यूट वायरिंग कराने में, बता दीजिएगा, है ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, क्लीट वायरिंग होती है, इसमें ये तार चल रहे हैं, है ना, और ये लगी है क्लीट। ध्यान से देखना, ये सारी बातों के वो होते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर क्वेश्चन बनते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीट, ठीक है। तो रूल के हिसाब से 2 क्लीट के बीच में कम से कम 0.5 मीटर 0.6 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। रूल के हिसाब से कम 0.6 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। सर यहां बबली भी है,
अरे बबली कहां से आ गई भाई। तो देखो 0.6 मीटर। अब देखो ध्यान से, ये हमारी क्लीट वायरिंग है, सबसे चीप वायरिंग होती है, सवाल पेपर में आता है, सबसे चीप वायरिंग होती है, सस्ती वायरिंग होती है, ठीक है। हाईली स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। किसकी जरूरत नहीं है, गली का बच्चा भी कर देगा ऐसे। मैं तो बार बार कहता था गली का बच्चा भी कर देगा ऐसे। नॉट रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड लेबर, मतलब एक हाईली स्किल्ड लेबर रिक्वायर नहीं है, हाईली स्किल्ड लेबर रिक्वायर नहीं है, नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड हाईली स्किल्ड लेबर, ऐसी होती है क्लीट वायरिंग हमारी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए अरे हमारी बात हो जाती है दादाजी से भैया, है ना। आइए, ये जो वायरिंग है ये सरफेस कंड्यूट है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक बात समझिए, है ना। सरफेस कंड्यूट वायरिंग है। देखो कंसील्ड कंड्यूट कौन सी होती है, कंसील्ड जो कंड्यूट होती है ना, कंसील्ड कंड्यूट जो वायरिंग होती है वो होती है जो पाइप हम लोग यूज करते हैं ना। हाँ, तो जो पाइप हम लोग यूज करते हैं ना, देखिए ये पाइप जो यूज हो रहे हैं, ये जब दीवार के बाहर आ जाते हैं तो सरफेस कंड्यूट बन जाता है। जब ये पाइप दीवार के अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं, हम प्लास्टर करवा देते हैं। सर दिल पे ना लेना। अच्छा, मैं क्यों दिल पे लूंगा भाई, क्या बात लग गई दिल पे, मेरे को कुछ नहीं लगी। चलिए अब आप देखिए, देखिए ये क्या बबली बबली लगा रखा है भाई। कंसील्ड कंड्यूट की अगर हम लोग बात करें, कंसील्ड कंड्यूट की अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जब हमारे पाइप्स इसके वॉल के अंदर हो जाते हैं, हम लोग ऊपर प्लास्टर करवा देते हैं, ठीक है। पाइप्स आर हिडन इनसाइड, हिडन अंडर द वॉल, ठीक है, अंडर द वॉल। हम लोग दीवार में अंदर जब करवाते हैं तो वो कंसील्ड कंड्यूट हो जाती है, और जब हम बाहर लगाते हैं तो ये क्या हो जाती है, आपकी सरफेस कंड्यूट हो जाती है। ठीक है, ये आपकी कंड्यूट वायरिंग हो गई। अब अगर हम लोग बात करें, अच्छा एक चीज और है कंड्यूट वायरिंग का सवाल में पेपर में जो पूछता है, कंड्यूट वायरिंग आपकी कॉस्टली वायरिंग होती है। अब देखो बेटा, कहते हैं ना माल के ही मालपुआ है, जितनी चीनी डालोगे चीज उतनी ही मीठी होगी। तो याद रखिएगा कॉस्टली होती है ये वाइंडिंग, है ना। ये वाइंडिंग कह रहा हूं, ये वायरिंग आपकी कॉस्टली वायरिंग होती है, और इसके लिए एक पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, मतलब हाईली स्किल्ड इंसान चाहिए, हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए। और जाहिर सी बात है, जब लेबर स्किल्ड होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो पैसा भी लेगी ना भैया, पैसा कैसे छोड़ देगी। तो हाईली स्किल्ड लेबर जो होगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए इतनी बात हमारी यहां पर हो गई। अब हम लोग करेंगे बैटन वायरिंग। ठीक है, बैटन वायरिंग कैसी होती है, देखिए ये जब दादा के जो बाद में फिर बच्चे हुए, तो मतलब ये मतलब ये सबसे पहले क्लीट चलती थी, क्लीट के बाद में बैटन वगैरह ही आई है। देखो ये बैटन वायरिंग कुछ इस तरीके से होती है, लकड़ी के ऊपर, मतलब लकड़ी के फट्टे पे हम लोग तार लेके जाते थे, लकड़ी के फट्टे पे हम लोग तार ऐसे ऐसे साइड साइड में तार तार लेके जाते थे, ये वुड की बैटन बोलते हैं ना। ये सब पहले यूज होता था। देखिए क्लिप लगा देते हैं, ये ध्यान से देखिए, यहां पर क्लिप लगा दी हम लोगों ने। ये क्लिप पूछता है बेटा काई की बनी होती है, एक एक चीज से बहुत सारे सवाल करेंगे। क्लिप पूछता है काई की बनी होती है, तो भैया स्टील की क्लिप बनी होती है। जो आपकी वायरिंग में क्लिप यूज होगी ना, स्टील की बनी रहती है भैया ये। चलिए बात करते हैं आगे, है ना। तो बहुत कुछ बात कर ली हमने कायदे से देखा जाए तो वर्कशॉप के लिए वो पूछ रहा है, वर्कशॉप के लिए कौन सी लाइटनिंग प्रेफर है। ठीक है, तो याद रखिए वर्कशॉप के लिए जो हमें लाइटनिंग प्रेफर होती है वो होती है कंसील्ड कंड्यूट होती है, जो हमारे पाइप्स दीवार के अंदर कर देते हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एक अलग ही कहानी चल रही है चैट में, मुझे समझ नहीं आ रहा कोई और कहां से ये कहानियां आ रही हैं। अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स शुड बी प्लेस्ड विद इन व्हाट डिस्टेंस इन मीटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग हुज इंस्टॉलेशन सिस्टम इज अर्थेड। देखिए समझिए ध्यान से, ये आपका घर है, ये आपकी पड़ोसन का घर है, ठीक है ना। अब इनके घर की अर्थिंग हो रही है, ठीक है, इनके घर की अर्थिंग हो रही है और ये आपके घर की अर्थिंग हो रही है। तो इनके और आपके घर की अर्थिंग में कम से कम 1.5 का मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो दो बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम 1.5 तो होना चाहिए। उससे ज्यादा कर लेंगे तो कोई बड़ी बात और कोई गलत बात नहीं होगी। ठीक है, ये रूल के अकॉर्डिंग है भैया, ये रूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो कि हम देखिए मान लीजिए आपके घर में ये सॉकेट लग रहा है, इसमें वो पंखे के पॉइंट्स, प्लग वगैरह सब लगते हैं ना,
आप बढ़िया से, किसी ने चार्जर लगा दिया, किसी ने टीवी लगा दी, किसी ने ले इसमें जो है कुछ और फ्रिज का लगा दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे कितने पॉइंट्स कनेक्ट हो सकते हैं आईएसआई के हिसाब से, ठीक है। तो याद रखिए जो लाइट्स, फैन, सॉकेट, ये कितने यूज हो सकते हैं, कितने, याद रखिए 10 हो सकते हैं। 10 से ज्यादा पॉइंट नहीं बन सकते रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर यही चीज आपको पावर में पूछ ली जाती कि कितने पावर आपकी हमारी सब सर्किट में कितनी पावर होती, तो रूल के हिसाब से 800 वॉट से ऊपर पावर लगनी नहीं चाहिए थी, ठीक है। अगर यही चीज आपको, देखो ये तो छोटे, ये तो आपके नॉर्मल वोल्टेज लेवल के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बट अगर यही चीज आपका क्या कहते हैं हाई वोल्टेज के लिए पूछा जाता, हाई वोल्टेज के लिए पूछा जाता, या फिर कह लीजिए आपका जो जो बड़े बड़े वो नहीं होते सॉकेट्स लगते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो पावर सॉकेट्स लगते हैं, मतलब आपका, अब आप देखिएगा एसी कोई नॉर्मल आपके पॉइंट्स में थोड़ी लगता है, वो पावर सॉकेट्स में लगता है ना, पावर सॉकेट्स में लगता है। तो उस सॉकेट के अंदर की अगर आपकी हाई वोल्टेज के लिए या फिर पावर सॉकेट के लिए बात होती, तो यहां पर 2 पॉइंट यूज होते, मतलब 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं होते, जबकि यहां पर 10 पॉइंट हो सकते हैं, है ना, और यहां पर 2 पॉइंट ही हो सकते हैं। याद रखिएगा ये चीज, क्लियर है। और पावर की अगर हम लोग बात करें तो 3000 वॉट से ज्यादा पावर नहीं यूज हो सकती ऐसे सॉकेट में। क्या ये जानकारी बढ़िया लगी? हिंदी में क्वेश्चंस लाओ। अरे भैया जो ला रहे हैं वो क्वेश्चंस में कोई बहुत टफ इंग्लिश नहीं है। एक बात बता दूं, अभी अपने मतलब की इंग्लिश तो तुम्हें बहुत आती है भैया, कोशिश थोड़ा सा करिए, इंग्लिश कोई ऐसी ताबड़तोड़ नहीं है। अभी किसी को आई लव यू बोलना हो तो इंग्लिश में ही बोल के आओगे, हिंदी में कोई नहीं बोलेगा, ये गारंटी देता हूं मैं इस बात की, है ना। चलिए, और अगर किसी को आई हेट यू बोलना है तो वो भी इंग्लिश में ही बोल के आओगे। चलिए, क्लियर है आपको, बात चलते हैं भैया। बस जो नहीं मिला उसी की बात भैया, कोई देखना इसमें कौन सी टफ इंग्लिश है, ये इन 3 पिन प्लग। अब बताइए गली का जो सबसे सड़ा बच्चा होगा ना, वो भी इस इंग्लिश को समझ लेगा। आगे चलते हैं भैया। इन 3 पिन प्लग ऑल द 3 पिन्स आर ऑफ सेम साइज। देखो भैया 3 पिन प्लग होता है तो ऊपर का प्लग मोटा होता है, नीचे के 2 सेम साइज के होते हैं बट कम मतलब मोटे होते हैं, ठीक है ना। अब आपको इस बात की बात करते हैं, ये हमारा अर्थ का होता है जो मोटा होता है, ठीक है। ये 2 हमारे जो होते हैं, एक न्यूट्रल का होता है और एक आपका फेज का होता है, यही ना होता है, ठीक है। जो आपका देखो 2 पिन्स आर ऑफ सेम साइज, ठीक है, बट थर्ड वन इज ऑफ थिकर एंड लॉन्गर। ये सच्चाई है, अर्थ वाला जो होता है वो थिकर भी होता है और लॉन्गर भी होता है, क्लियर है इतनी बात, थिकर भी होता है और लॉन्गर भी होता है। तो ये क्यों होता है ऐसा, कभी पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, फॉर कैरिंग हाई करंट। ये एक्चुअली जब अर्थिंग मान लो कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसमें से ज्यादा करंट जा सकता है ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा करंट जा सकता है, फॉर कैरिंग हाई करंट, फॉर कैरिंग हाई करंट, ठीक है, फॉर कैरिंग हाई करंट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो कोई बच्चा कह भी रहा था, वही क्वेश्चन आ भी गया, अगर डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए ग्राउंडिंग का रेजिस्टेंस लगभग कितना होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया भी था, डोमेस्टिक एप्लीकेशन मतलब घरेलू एप्लीकेशन के लिए जो ग्राउंडिंग का रेजिस्टेंस है वो 1 ओम चलेगा। बट बेटा यही सवाल अगर आपका पावर सबस्टेशन के लिए पूछ लिया जाए ना, यही सवाल आपका पावर सबस्टेशन के लिए पूछ लिया जाए तो आपका 0.5 ओम लगा देना। ये दोनों पेपर में आए हुए सवाल है और बहुत ही ताबड़तोड़ सवाल है, प्लीज। चलिए, यही बिल्कुल यही वक्त है सफलता का। इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड। देखो अर्थ पिट के अंदर जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड, ये अर्थ है मान लो तुम्हारी, तो वो ये कह रहा है बंधु कि यहां पर जो हम अर्थ का इलेक्ट्रोड डालेंगे वो कैसा डलना चाहिए, आड़ा तिरछा औंधा पौंधा, ठीक है। तो वो कैसा डलना चाहिए, वर्टिकल, इस तरीके से नीचे जाना चाहिए, वर्टिकल, ठीक है। चलिए, अर्थ का जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा जाएगा, वर्टिकल, नीचे एकदम सीधे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कलर गिवन बाय सोडियम वेपर लैंप। मैंने आपको ये चीज अभी बताया ही था कि सोडियम वेपर लैंप की जो लाइट होती है इनिशियली मतलब जैसे ही वो चालू होता है तो पिंक होती है, पर बाद में कैसी हो जाती है, लेटर कैसी हो जाती है, और लेटर और फाइनल मतलब अंत में जो लाइट होती है जो आपको ऑप्शन में लगानी है वो येलो है, ठीक है। अगर क्वेश्चन स्पेशली पूछे ना मेरे बंधु, स्पेशली क्वेश्चन पूछे कि कौन सी लाइट होती है, तब आप लगाओगे पिंक, पर वो उसने क्या कहा,
गिवन आउट बाय, तो हम लोग मान के चलेंगे कि आपका चालू हो चुका है। क्लियर है, आपका लैंप जो है वो चालू हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भैया ढीला नहीं पड़ना है, बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है। एक चीज बता दूं, ढीला बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। 1 घंटे में लेक्चर खत्म हो जाएगा, बट उस 1 घंटे में हो सकता है आपको सिलेक्शन के करीबी आपको पहुंचा दे। इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज। मैं पानी पी लूं तब तक आप इसका आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। चलिए भैया, नाम भैया हमारा चंद्र प्रकाश है। चलिए, तो कौन सा जो है डोमेस्टिक लोड डेट हैज यूपीएफ, कौन सा ऐसा डोमेस्टिक लोड है जिसका यूनिटी पावर फैक्टर होता है? देखिए, फिलामेंट लैंप, फिलामेंट कहां यूज होता है? इनकैंडिसेंट लैंप में, इनकैंडिसेंट लैंप में फिलामेंट यूज होता है ना, टंगस्टन का। ये टंगस्टन का जो फिलामेंट यूज होता है, ये एक्चुअली टंगस्टन का होता है ना, तो हाई रेजिस्टेंस होता है, और जहां रेजिस्टेंस हाई होता है पावर फैक्टर वहां यूनिटी के करीब पहुंच जाता है। चलिए आइए, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, देखिए सारी चीजें तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, है ना, है ना, एक ही बार में सारी चीजें तो बता देता हूं। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है और वोल्टेज स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो कभी आपको पेपर में आ जाए तो सीधा वोल्टेज स्क्वायर भी लगा दीजिएगा। सर पूरा डेटा वाला बेस लपेट दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन नीड्स फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सी, इलेक्ट्रिक मोटर में बार बार फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग कौन सी आपका कहां होती है, कौन सी जगह पर आपको ऐसा देखने को मिलता है कि मोटर बार बार चालू हो रही है और स्टॉप हो रही है? तो ध्यान से देखिए, लिफ्ट एंड होइस्ट। होइस्ट देखिए, लिफ्ट कभी ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है। मान लीजिए कोई खुरापाती ऐसा भी घुस जाता है लिफ्ट में, वो बार बार टम 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 दबाता रहता है, करता रहता है। तो लिफ्ट में बार बार फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग, फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ मोटर चाहिए। ठीक है, एसी एक बार चल गया चल गया, ग्राइंडिंग भी एक बार चल गई चल गई। ठीक है, पेपर मिल में भी फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग नहीं है। आइए, ल्यूमिनस फ्लक्स, मैंने फिर से आपको बोला था LFL, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट है ल्यूमेंस। चलिए, तो ल्यूमेंस इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कैंडिला LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। द एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ साइज इज यूज फॉर सब सर्किट। तो जो सब सर्किट होते हैं, ये आपके जो सब सर्किट होते हैं उसमें एल्यूमिनियम कंडक्टर जो यूज होता है डोमेस्टिक वाइंडिंग के लिए। ठीक है, डोमेस्टिक वाइंडिंग के लिए जो आपका यूज होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर, उसका साइज होता है 1/1.4 mm का। देखिए अब ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसे क्या कर सकते हो? अरे सुन रहा है ना, सुन रहा है ना, है ना। चलिए आगे चलते हैं भैया। 1500 लाइक्स करने थे यार आपको, टारगेट आपका भाई 1500 लाइक्स करने थे आपको। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने फिर से तुमसे एक बात कही थी, मैंने फिर से एक बात कही थी भैया। क्या बात कही थी? देखो यूनिट देख लो, सरनेम देखा करो, सरनेम से पहचानो पूछ क्या रहा है। अब देखो सरनेम से हमें समझ में आया ये ल्यूमेंस पर वॉट पूछ रहा है। ठीक है, अभी देखो टेंशन मत लो, यहीं से ल्यूमेंस पूछ रहा है ना। अब देखिए ध्यान से, ल्यूमेंस ये पूछ रहा है तो ल्यूमेंस हमें कितना दे रखा है? 2860। हमें सीधा सीधा ल्यूमेंस दे रखा है 2860। लॉजिकली करवा रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, व्हाट अ वॉइस, व्हाट अ वॉइस, अरे बहुत ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो, फायरिंग कर दो, फायरिंग कर दो, लाल हो जाना चाहिए पूरा चैट बॉक्स यार। ठीक है, ल्यूमेंस पर वॉट, तो देखिए ऊपर क्या आएगा? ल्यूमेंस 2860, और वॉट क्या आएगा? वॉट आएगा आपका ये V इंटू आई, गली का बच्चा भी जानता है भाई, पावर होती है V इंटू आई, और V इंटू आई क्या होती है? वॉट होती है। तो 2860 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना दिया है? 200, इंटू करंट कितना दिया है? 1। जरा डिवाइड करके बता दो प्लीज, डिवाइड करके बता दो मेरे बंधु, डिवाइड करके बता दो प्लीज। चलिए बहुत बढ़िया, कितना आंसर आया? दिल्ली इज द राइट आंसर ना, आई थिंक
14.3 आएगा ना। चलिए, पावर फैक्टर, इफ द पावर फैक्टर इज हाई देन कंज्यूमर मैक्सिमम केवीए। देखो एक बात तो तय है, जब हमारा पावर फैक्टर हाई होता है ना, तो जो डिमांड है कंज्यूमर की, केवीए की डिमांड है, वो अपने आप डिक्रीज हो जाती है। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है। तुम्हारा मान लो ये घर है, ठीक है, और ये तुम्हारे पड़ोसन का घर है, ठीक है। अब आप एक चीज समझना, तुम्हारे घर में मान लो दोनों ने 1-1 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, दोनों ने 1-1 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है। क्लियर है इतनी बात? अब जब दोनों ने 1-1 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है, तुम्हारे घर पावर फैक्टर चल रहा है मान लो 0.8, और इनके घर पे, मैडम के घर पे पावर फैक्टर चल रहा है 0.6, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जो हमारा करंट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, P अपॉन वी आई, सॉरी वी आई कह रहा हूं, P अपॉन कॉस फाई, है ना, P अपॉन कॉस फाई निकल के आएगा। और यहां जो करंट निकल के आएगा वो भी P अपॉन कॉस वी कॉस फाई होगा। अरे पावर का फॉर्मूला लगाया है, आंखें ऐसी चौंधिया जाती हैं जैसे कि क्या ही बता डाला मैंने नया। अरे V इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई का फॉर्मूला लगाया है। आइए, तो पावर यहां पर कितनी होती है भाई, यहां पावर हो गई 1000। सोना नहीं है भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं, सोना नहीं है, क्लास ओवर करके ही सोएंगे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट सेशन मिस कर जाओगे नहीं तो, है ना। अब आप देखो यहां पर मान लो आपके घर में 200 वोल्ट आते हैं और आपका पावर फैक्टर लगभग यहां पर कितना चल रहा है, 0.8। तो आप खुद देखिए, यहां पर करंट की वैल्यू लेस आएगी और यहां करंट की वैल्यू मोर आएगी। तो इसी से पता चल जाता है कि जहां पावर फैक्टर हाई होता है ना, वहां कम पावर रिक्वायर होती है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो हमारी जो है पावर फैक्टर हाई से हाई होना चाहिए। ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग द हीट प्रोड्यूस एट द जॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, देखिए हमारे रेजिस्टेंस हीटिंग में जो आपकी हीट पैदा होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर आर के। ये एफ आर नहीं है, एफ आर नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी आई स्क्वायर आर के। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट of light, fan and socket outlet that can be connected in one sub circuit? एक सब सर्किट में कितने नंबर ऑफ, में ये क्वेश्चन देखिए अभी हम लोगों ने किया था 10, ठीक है। 10 आपके पॉइंट होंगे किसी भी सब सर्किट में, किसी भी सब सर्किट में आपके 10 पॉइंट्स लग सकते हैं, ठीक है। 10 पॉइंट्स लग सकते हैं आपके, 10 पॉइंट्स लग सकते हैं, और मैक्सिमम पावर जो यूज हो सकती है वो 800 वॉट हो सकती है। पर अगर यही सब सर्किट आपका पावर सब सर्किट बन जाएगा, अगर हाई वोल्टेज का बन जाएगा। अब पावर सब सर्किट कौन से होते हैं मेरे बंधु? पावर सब सर्किट वो वाले सब सर्किट होते हैं, ध्यान से सुनना, पावर सब सर्किट वो वाले सर्किट होते हैं जिसमें हम लोग एसी का प्लग लगा देते हैं, है ना, और हीटर का, बहुत बड़े बड़े हीटर का प्लग नहीं लगता है, उसमें हमारे रूल के हिसाब से 2 ही पॉइंट होने चाहिए, और आपका 3000 वॉट, ज्यादा से ज्यादा 3000 वॉट क्या होना चाहिए, उसका पावर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, चलिए। इन बैटन वायरिंग में केवल देखिए, अब यहां से हमें देखो, अब एक पढ़ने का तरीका बताता हूं, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड पढ़ने का तरीका बताता हूं। क्या, सुनिए, किसी भी बैटन वायरिंग में, किसी भी बैटन की वायरिंग में, यहां से देखो क्वेश्चन से ही हमें एमसीक्यू मिल रहा है, हमें देखो खुद ही बता दे रहा है, हमें तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। देखो सीजनड टीक वुड, इसका मतलब बैटन वायरिंग में कौन सी वुड इस्तेमाल होती है, बोल दो ना जरा, है ना। चलिए, तो सुन रहा है ना तू, तो कौन सी, सीजन टीक वुड और वार्निश टीक वुड, ठीक है, ये यूज होती है। हमें मतलब क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। नहीं देखिए, केवल ऐसा नहीं है, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान से, आइए चलिए। तो आपका देखिए, हमारी जो बैटन वायरिंग में वुड यूज हो रही है, तो वो कौन सी यूज हो रही है भैया, आपकी सीजन टिक वुड यूज हो रही है। क्लियर है इतनी चीज? एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ये बैटन वायरिंग है, इसकी पूछ रहा है कि थिकनेस किससे कम नहीं होनी चाहिए। आइए, ये जो बैटन वायरिंग है, इसकी जो थिकनेस है, जो ये मोटाई है, ये किससे लेस नहीं होनी चाहिए, ये 10 mm से लेस नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 10 mm। इस बात का ध्यान रखना, 10 mm से लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 10 mm से लेस नहीं होनी चाहिए, 10 mm से लेस नहीं होने, क्या पता नहीं मस्ती सी कर रखी है भैया। देखो ध्यान अपना भटक रहा है तो दूसरों का मत भटकाइए। चलिए,
10 mm से लेस नहीं होनी चाहिए। अगर मैं mm की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। चलिए, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। फॉर वॉट लेवल्स आर स्क्रूड कंड्यूट सर्किट यूज्ड। देखिए, कंड्यूट जो होते हैं हमारे किस लेवल के लिए यूज किए जाते हैं? तो याद रखिए, कंड्यूट वायरिंग 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के लिए यूज की जाती है। जो कंड्यूट वायरिंग हम लोगों ने पढ़ी थी ना, अभी कंड्यूट जो वायरिंग हमने पढ़ी थी वो कितने 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के लिए यूज की जाती है। आगे चलते हैं। देखिए, विच अमंग दीज इज द मेथड ऑफ वायरिंग। देखिए, वायरिंग के दो मेथड और होते हैं। अगर हम लोग कनेक्शन के आधार पर बात करें, हम लोग कनेक्शन डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन अगर हम लोग बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन अगर हम लोग बात करें, अगर ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन अगर हम लोग बात करें, अगर ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन हम लोग बात करें तो दो टाइप की होती है। ठीक है, वायरिंग। एक होती है जॉइंट बॉक्स टाइप वायरिंग, और जॉइंट बॉक्स का ही नाम टी सिस्टम होता है। जॉइंट बॉक्स का ही नाम टी सिस्टम होता है। इसमें कई सारे जॉइंट बॉक्स लगते हैं। ठीक है, कटआउट वाली वायरिंग होती थी पहले, यूं करके वायर चलते थे, फिर एक कटआउट लगता था, फिर वायर चलते थे, फिर एक कटआउट लगता था, फिर वायर चलते थे, फिर कटआउट लगता था। ये आपकी जॉइंट बॉक्स वायरिंग होती है और यही टी सिस्टम होता है। देखिए, जोश बनाए रखना। शायद देखिए, आपको मैं मोटा माटी बता दूं, आधे घंटे से ऊपर नहीं लगेगा, पर जानकारी बहुत मिल जाएगी आधे घंटे में। ठीक है, तो ये आपका जो जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम एक ही नाम है। ठीक है, बस इसका क्या है काम एक नाम अनेक, काम एक नाम अनेक। जॉइंट बॉक्स और टी सिस्टम एक ही है, और लूप इन सिस्टम दूसरे टाइप की वायरिंग है। लूप इन सिस्टम दूसरे टाइप की वायरिंग है। ठीक है, लूप इन सिस्टम में क्या होता है, हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं अपने सारे लोड्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों तीनों वायरिंग काम की हैं। एबीसी इज द राइट आंसर, एबीसी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। What is the maximum load that can be connected in the circuit connecting only lighting points? देखिए, अब वो कह रहा है कितना मैक्सिमम लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो 800 वॉट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सी इज द राइट आंसर। ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। 2 हीटर्स रेटेड एट, देखिए ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 हीटर हैं। अब देखो, इसका सीधा शॉर्टकट बताऊंगा बहुत प्यारी तरीके से। आइए देखो, ये एक हीटर है, ये एक हीटर है, सीरीज में कनेक्टेड है ना। चलो सीरीज में कनेक्टेड रहने दो। कितनी सप्लाई से कनेक्टेड है? 250 वोल्ट से कनेक्टेड है और 50 हर्ट्ज से कनेक्टेड है। ठीक है ना भाई? अब ध्यान से सुनना, बढ़िया सी शॉर्टकट है अपनी, है ना। एक की रेटिंग कितनी है? 100 नहीं, 1000 है ना, 1000 है, 1000 वॉट है और 250 वोल्ट है। ठीक है, और दूसरे की भी कितनी है? 1000 वॉट है और 250 वोल्ट है। अब तो अब शॉर्टकट के लिए कह दूं तुम्हें क्यों या चुप रहूं, आज क्या है, बताइए। तो आपकी जो है शॉर्ट ट्रिक की अगर हम लोग बात करें, क्या इसके शॉर्ट ट्रिक की बात कर सकते हैं? तो बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। चलिए देखिए, ये जब आपके वोल्टेज, देखिए जब आपके अप्लायंस के वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज सेम हो जाते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, जब आपके अप्लायंस के वोल्टेज, ये अप्लायंस के वोल्टेज हो गए, डिवाइस के वोल्टेज हो गए, और आपका सप्लाई वोल्टेज जब सेम होता है, तो सीरीज कनेक्शन में, ध्यान से सुनना, सीरीज कनेक्शन में जो पावर होती है, टोटल पावर कंजम्पशन होती है, वो पैरेलल की तरह ट्रीट कर दीजिए। मतलब आप क्या कर दीजिए, टोटल पावर जो होगी वो 1/P1 प्लस 1/P2 हो जाएगी। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पैरेलल कनेक्शन के लिए आता, जो कि ये तो था सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए नहीं है ना ये, तो अगर ये पैरेलल के लिए आता तो ये पावर हो जाती, आपकी टोटल पावर कंजम्पशन हो जाती ऐड। पर मैं इस बात का भैया एक बात की चेतावनी दे रहा हूं कि ये जो अप्लायंस का वोल्टेज है और आपका जो सप्लाई का वोल्टेज है, ये क्या होना चाहिए? ठीक है, सेम होना चाहिए, तभी ये शॉर्टकट लगेगा। तो जब हम इसमें ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, तो जब हम इसे 1/P1 1/P2 करेंगे तो 1/1000 प्लस 1/1000 जब हम इसे करेंगे तो जो यहां से पीटी कैलकुलेट करके आएगा वो 500 वॉट आ जाएगा। सीधा आंसर ठोक देना। चलिए आगे जी। ठीक है यार, आप लोग, हम भी हैं जोश में।
ठीक है, आप भी जोश दिखाइए भैया। इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन अ फिलामेंट लैंप। विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन फिलामेंट लैंप? फिलामेंट लैंप के अंदर हीटिंग इफेक्ट यूज होता है, सिंपल है, आई स्क्वायर आर। जो टंगस्टन है ना, टंगस्टन है ना भैया, टंगस्टन है ना भैया, इस तरीके से ये आई स्क्वायर आर हीट पैदा करता है, और ये क्या करता है, इस गैस को चमका देता है, आयनाइज कर देता है, और आयनाइजेशन होने की वजह से ये गैस चमकने लगती है, आर्गन गैस होती है इनकैंडिसेंट लैंप के अंदर भरी हुई। चलिए आगे बात करते हैं। आधे घंटे और बैठेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए बस ज्यादा नहीं, आधे घंटे और। अब देखो हमें एनर्जी निकालनी है, यूनिट्स निकालनी है। यूनिट का मतलब होता है KWH निकालना, ठीक है। तो हमने क्या किया, वॉट इंटू आवर किया पहले। तो 2 घंटे के लिए चला और 1000 वॉट है, ठीक है, 1000 वॉट है, 2 घंटे के लिए चला तो 2000 वॉट आवर हो गया। पर हमें यूनिट निकालने के लिए किलोवाट आवर में करना है, तो आइए किलोवाट आवर में 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 किलोवाट आवर हो गया। और जो किलोवाट आवर होता है वही यूनिट होती है, तो 2 यूनिट हो गया। क्या आपको आंसर सही समझ में आया या नहीं आया? प्लीज, 2 यूनिट हो गई कि नहीं हो गई? अभी आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। द लाइटिंग सर्किट हैज अ 100 वॉट, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1 मिनट का टाइम लीजिए पढ़ने के लिए, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, प्लीज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बट जॉइंट क्या होता है? देखिए अरविंद मौर्य, बट जॉइंट जो है ना, वेल्डिंग से किया हुआ जॉइंट होता है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। लाइटिंग सब सर्किट है 1000 वॉट लैंप, ठीक है। देखिए किसी लाइटिंग सर्किट में ना 100 वॉट के लैंप है हमारे पास, हमारे 100 वॉट के लैंप है, हमारे 100 वॉट के लैंप है, ठीक है। फ्यूज 5 वो एम्पियर का दे रखा है, तो वो ये पूछ रहा है कितने लाइटिंग पॉइंट्स हम यहां पर लगा सकते हैं, हम यहां पर लाइटिंग पॉइंट्स की संख्या कितनी लगा सकते हैं। अभी हम लोगों ने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि 800 वॉट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 800 वॉट तो हो सकता है। तो आप खुद सोचो, 800 वॉट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 100 वॉट का एक लैंप है, इसका मतलब हम 8 पॉइंट यहां पर लगा सकते हैं। तो हमारे कितने पॉइंट लग जाएंगे यहाँ पे? 8 पॉइंट लग जाएंगे, क्योंकि 800 वॉट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे, आगे बात करते हैं। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ द अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का परमिसिबल साइज कितना होता है? तो याद रखिए 6 मीटर स्क्वायर, मतलब 6 मीटर स्क्वायर आपका परमिसिबल साइज होता है। चलिए आगे 51 हम लोग करते हैं, 51 हम लोग करते हैं। चलिए, हाउ इज द मिनिएचर लैंप ऑन द ऑटोमोबाइल यूज्ड? हमें ऑटोमोबाइल में जो ये मिनिएचर लैंप हैं वो कैसी यूज होती हैं, के मतलब क्या काम से यूज होती हैं? तो टेल लैंप, आगे वाली लाइट, ठीक है, साइड वाला लैंप, डैशबोर्ड पर जो लाइट लगी रहती है कार के, वहां सब में जो लैंप लगा रहता है वो मिनिएचर लैंप लगा रहता है। चलिए, ऑल ऑप्शंस आर राइट, तो इसमें क्या हो गया, ऑल ऑप्शंस आर राइट, यहां पर सारे ऑप्शंस राइट हैं। जो भी नहीं, देखिए जिस क्वेश्चन पे हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है, हम उस पर ज्यादा टाइम खुद ही नहीं देते। क्लियर है ना इतनी बात? अब देखिए ध्यान से, विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज कॉल्ड फायर अर्थिंग? अब ये बात आपको सुननी पड़ेगी बहुत ज्यादा ध्यान से। जो लोग जग रहे हैं ना, एक्चुअल में उनका जगना बेकार नहीं जाएगा, ये बात ध्यान से रख लीजिएगा, मैं बेकार जाने ही नहीं दूंगा। रॉड अर्थिंग को फायर अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है, इतनी बात। रॉड अर्थिंग को फायर अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग देखिए एक स्ट्रिप टाइप की अर्थिंग होती है, पेपर में पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो अर्थिंग यूज होती है वो कौन सी होती है? तो ट्रांसमिशन लाइन में जो अर्थिंग यूज होती है वो स्ट्रिप अर्थिंग होती है, ठीक है। प्लेट अर्थिंग में एक चीज पूछा जाता है कि प्लेट अर्थिंग में जो प्लेट यूज होती है कॉपर की, वो क्या होती है, मतलब जो कॉपर की प्लेट होगी उसकी साइज क्या होगी? तो कॉपर की प्लेट की जो साइज होगी ना, इसमें ये दिमाग में घड़वा लेना अपने बुरी तरीके से, 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 3.18 mm होती है। ध्यान से सुनिएगा, कॉपर की प्लेट की बात कर रहा है, साइज की, ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रिप अर्थिंग में, स्ट्रिप अर्थिंग में अगर हम लोग साइज की बात करें तो 25 mm इंटू 4 mm
कि हमारी कम से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो जाएगी तो कोई बात नहीं, नॉट लेस देन होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो फायर अर्थिंग को तो हम लोग रॉड अर्थिंग कहते हैं, तो इसका आंसर तो ओनली बी हो गया। बाकी ये डेटा जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। हबीब भैया धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे। अभी सोना नहीं है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां दे रहा हूं, सोना नहीं है, ठीक है, सोना नहीं है। चलिए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉपर स्ट्रिप? लो भाई क्वेश्चन आ गया, जिससे डरते थे वही बात हो गई, वाह। चलिए, कॉपर स्ट्रिप की देखिए डायमेंशन क्या है। कॉपर स्ट्रिप की डायमेंशन अभी करिए ना, किसमें? स्ट्रिप अर्थिंग में। तो स्ट्रिप अर्थिंग में 25 mm इंटू 4 mm की अभी होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। यही बात हम लोगों ने करी थी। आगे चलते हैं। What should the value of earth resistance for large power station? भैया जब से सेशन शुरू हुआ है ये इसका आंसर बताया चला जा रहा हूं, 0.5 ओम, ठीक है। अगर यही डोमेस्टिक के लिए हो तो 1 ओम हो जाएगा। What is the diameter of GI pipe which the earth wire needs to be taken out? देखिए 14 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 13 mm इसका आंसर होगा। क्लियर है ना? ठीक है, डायामीटर की पूछ रहा है तो उसका 13 mm, इसका आपका 13 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो डायामीटर है मतलब 13 mm तक का ही होना चाहिए। क्लियर है इतनी चीज? विच सेट ऑफ रूल्स आर टू बी वेरीफाइड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वायरिंग ऑन द न्यू इंस्टॉलेशन? मतलब वायरिंग के इंस्टॉलेशन के लिए कौन से जो आपके रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। तो आईईएस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 वाले हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, द लीकेज करंट मस्ट नॉट बी मोर देन। अब देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में कि लीकेज करंट कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम सप्लाई करंट के। आइए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई एक डिवाइस है, मोटर है, ठीक है, मोटर है, जनरेटर है, जो भी। मान लीजिए आपका वो रेटेड करंट उसकी 1000 है, 1000 एम्पियर रेटेड करंट है, मतलब वो जो काम करती है वो रेटेड करंट जो है वो 1000 है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से सोचिए, ध्यान से समझिए कि रूल के अकॉर्डिंग, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट, देखो रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ करंट लीक करेगा, इसमें कुछ ना कुछ करंट लीक करेगा, ग्राउंड में जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे लीकेज करंट, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग एक बात ध्यान रखिएगा, रूल के अकॉर्डिंग ये जो करंट है, जो मेन रेटेड करंट है आपका, यहां पर रेटेड करंट तो 1000 एम्पियर है, उसके 5 गुना 1/5000 टाइम्स होना चाहिए। इतना होगा तो चलेगा, इतना होगा तो चलेगा, इससे ज्यादा हुआ तो भैया शॉक लग जाएगा, और इतना रूल के अकॉर्डिंग अलाउड भी नहीं है। तो लगभग कितना बैठा? 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर, मतलब 1000 एम्पियर की मशीन में 0.2 एम्पियर तक का लीकेज करंट चल सकता है। नहीं तो फिर नेट खत्म हो गया, अरे मुझे नंबर दे देते, मैं रिचार्ज करवा देता भाई तुम्हारा नेट यार। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास मिस हो जाएगी भाई। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दे रहा हूं आपको। द डैश शुड बी प्रोवाइडेड एज द वर्किंग स्पेस अराउंड द मेन स्विच बोर्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। अब देखिए वो ये बोल रहा है आईईएस रूल के 51 वाले रूल में, रूल के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स मेन स्विच बोर्ड है उसमें पॉइंट्स के जो है ना कितनी जगह कम से कम प्रोवाइड होनी चाहिए, तो 0.914 आपकी मीटर जगह कम से कम आपको थोड़ा सा छोड़ के चलनी पड़ेगी, ठीक है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंटरनल वायरिंग? कौन सी इसमें से इंटरनल वायरिंग की टाइप्स हैं? तो देखिए आपका क्लीट वायरिंग भी आपकी इंटरनल वायरिंग है, कंड्यूट वायरिंग भी, सीटीएस वायरिंग भी, ठीक है। कैप टायर शीथ, इसका फुल फॉर्म है कैप टायर शीथ वायरिंग, ठीक है। एबीसी मतलब तीनों आपकी इंटरनल वायरिंग है, ठीक है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस और हैं, थकना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से। क्लियर है इतनी चीज? देखिए द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ द एल्यूमिनियम केबल फॉर द लाइटिंग सर्किट, लाइटिंग सर्किट के लिए एल्यूमिनियम केबल की जो आपकी साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 1.5 मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, ये आपकी एल्यूमिनियम कंडक्टर की साइज होनी चाहिए। अब ये डेटा उड़ जाएगा, आप इसे लिखो, हाथ का इस्तेमाल करो, हाथ का सही जगह इस्तेमाल करो, तुरंत पेन लो, इसको लिख लो, एक पन्ना ऐसा बना लो बेटा। एक बात बता रहा हूं बढ़िया सी, है ना,
देखिए, ये आप एक पन्ना लीजिए, है ना, उसमें आपको क्या डेटा बेस्ड क्वेश्चन लिखना चाहिए, डेटा बेस्ड क्वेश्चन। इससे क्या होगा ना कि कहीं पर भी मान लो चलते फिरते गाते, है ना, आपने लेक्चर देखा या कहीं कोई क्वेश्चन लगाया तो तुरंत उस पेपर में एक डेटा लिख दिया, तुरंत पेपर में डेटा लिख दिया। इससे होगा ये कि आपके पास कभी भी मिस नहीं होंगी चीजें, है ना। अब तुमने मान लो जहां बैठे हो वहां लिख दिया, अब वो पन्ना चला गया उड़ के कहीं और, ठीक है, तो ऐसे तो फिर तुम जिंदगी में कभी कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए भैया, कैरियर न्यूज, अनलिमिटेड डेटा। भैया रिचार्ज हमने किसी और का भी नहीं कराया, तो हम तो आपका भी तो ही भैया रिचार्ज हम किसी का नहीं कराते, ये याद रखिएगा। हाँ ठीक है। हाँ, भैया हमने किसी और का भी नहीं कराया, तो आपका तो कैसे ही कराएंगे भैया, रिचार्ज नहीं कराते हम किसी का। चलिए, तो विच अमंग ऑफ द दीज इज द टाइप ऑफ बैटन वेयरिंग, इनमें से कौन सी बैटन वेयरिंग की टाइप्स हैं, इनमें से कौन सी बैटन वेयरिंग की टाइप्स हैं, बैटन वायरिंग की टाइप्स। तो देखिए, मेटल शीथेड वायरिंग भी बैटन वायरिंग की टाइप है, और टीआरएस और पीवीसी वायर भी आपकी बैटन वायरिंग की टाइप है। इसका मतलब बोथ, दोनों ही ये आंसर है। ये दो टाइप की बैटन वायरिंग होती है, लिख लीजिए इस चीज को, दो टाइप की बैटन वायरिंग होती है, ठीक है। अरे भैया हम किसी का नहीं कराएंगे, ठीक है, आप पढ़ते चलिए, रिचार्ज विचार्ज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चलिए, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लीट्स। अब देखो, यही मैंने आप लोगों को समझा रहा था, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। दो सक्सेसिव क्लीट्स के बीच में, मतलब ये एक क्लीट हो गई, एक नंबर क्लीट हो गई, है ना। देखो, इसीलिए बेटा ये फोटो लेके आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हें फोटो देखना रात में बहुत पसंद है, और एचडी की फोटो होती तो और मजा आ जाता है कि नहीं। पर एचडी की फोटो नहीं ला पाया, पर फोटो जरूर ले आया हूं समझाने के लिए। तो दो सक्सेसिव क्लीट के बीच में 0.6 का मीटर का कम से कम आपका जो है मैक्सिमम मतलब डिस्टेंस तो होना ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस कम से कम आपका मतलब इतना तो डिस्टेंस होना ही चाहिए, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। दो सक्सेसिव क्लीट के बीच का डिस्टेंस है, ये सब डेटा आप याद कर दो, ठीक है। चलो, हवा में बात हो रही है। अरे भैया तुम इतना पीछे ही पड़ गए भैया, तुम पढ़ाई वढ़ाई कर लो, ये सब रिचार्ज विचार्ज के चक्कर में पड़े रहते हो। विच अमंग ऑफ दीज आर बैटिंग वायरिंग, ये बैटिंग वायरिंग का क्वेश्चन तो कर लिया ना हमने, ये दोनों ही तो टाइप की बैटिंग वायरिंग होती है, ठीक है ना, ये तो कर लिया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड टू, ब्लैक बॉडी व्हेन हीटेड टू कितना टेम्परेचर एमिट्स द मैक्सिमम एनर्जी इन द विजिबल स्पेक्ट्रा। देखिए, कोई भी ब्लैक बॉडी है मान लीजिए, ठीक है, तो ये अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगी, जो कि हमें दिखना शुरू हो जाएगी, वो विजिबल स्पेक्ट्रा में आ जाएगी। विजिबल स्पेक्ट्रा की चीजें हमें दिखने लग जाती है ना, विजिबल स्पेक्ट्रा की चीजें हमें दिखने लग जाती हैं। तो आप सोचिए कितना हीट करना है ब्लैक बॉडी को, ब्लैक बॉडी को 62-50 तक आपको हीट करना है ब्लैक बॉडी को। प्लीज एक मैं बात रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है, रिक्वेस्ट बस यही कर रहा हूं कि जो जो सीरियस कैंडिडेट्स है ना, देखिए मस्ती में पढ़ना जरूर है, ठीक है, पर आपको जो चीजें हैं वो सीरियसली करनी है, ठीक है। मस्ती मतलब आप ठीक है, पर अपने काम में मस्ती मत करिए। आपने, मैं बार बार बोल रहा हूं, पेज पे डेटा बेस्ड चीजों को लिखिए, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं हम भी, मजबूर हो तुम भी। चलिए, आपको डेटा बेस्ड क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा एक जगह पे। बियॉन्ड वॉट टेम्परेचर डज द गैस वेपराइज एंड ब्लैकन्स द लैंप इन गैस फील्ड। मतलब आप देखिए, किसी भी लैंप के अंदर गैस भरी हुई है, किसी भी लैंप के अंदर गैस भरी हुई है ना, आपके किसी भी लैंप के अंदर गैस भरी है, तो वो ये बोल रहा है कि गैस वेपराइज कर जाती है और लैंप ब्लैक पड़ जाता है। ऐसा कितने टेम्परेचर के बाद होता है, ऐसा कितने टेम्परेचर के बाद होता है। तो याद रखिए 2000 टेम्परेचर के बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है। क्लियर है गुरुजी? गुरुजी तो हमसे भी ज्यादा बड़े हैवी ड्राइवर हैं, शायद यूपी वाले। अरे बिल्कुल सही पहचाना, यूपी से आए हैं, ताजमहल वाले शहर से। चलिए भाई, चलिए चलिए, हाँ, तो ये देखिए 2000 से ज्यादा ऊपर वाले टेम्परेचर पे लैंप जो है ना काला पड़ जाएगा भाई। भैया बहुत हैवी ड्राइवर रहे हम भी बेटा, याद रखना ये चीज। हाँ, पर पढ़ाई में पीछे, देखिए सारे काम करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है ना, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। पर
चलिए, आउटलेट्स हमारे पावर सर्किट में कितने पॉइंट्स होंगे? पावर सर्किट बोल रहा है ना, पावर सर्किट में तो 2 ही पॉइंट होते हैं, ये बात तो हम तब से शुरू से ही बताए चले जा रहे हैं। और अगर पावर होती तो 3000 वॉट होती, मतलब रूल के अकॉर्डिंग 3000 वॉट से ज्यादा पावर सर्किट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ आगरा से हैं बिल्कुल, अमित राठौड़, सही पहचाना है ना। और 10 पॉइंट, वो सॉरी 2 पॉइंट होने चाहिए पावर सर्किट में, और 10 पॉइंट कहां से? चलिए, अभी तो हम जेनिक से बात कर रहे हैं, तो आप लोग एक काम करिए, आपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपने ज्वाइन किया कि नहीं किया सब लोगों ने? बताइए, टेलीग्राम को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, टेलीग्राम लिंक पे आपको सारी चीज मिलेगी, ठीक है। और आप लोग लाइक भी लगातार करते रहिएगा, लाइक भी लगातार करिए। आपको सारे जो लेक्चर्स हो रहे हैं ये सब आपको जेनिक लर्निंग ऐप पर मिलेंगे, क्लियर है। और ये जितनी भी इसके डिटेल्ड कंसेप्ट की बातें होती हैं, हम अपने प्रहार बैच में भी इनको डिटेल में करते हैं। अभी तो आपका 7 तारीख का पेपर है, इसीलिए जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी परमिटेड? तो मैक्सिमम लोड 3000 वॉट है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइव फॉर क्रेन होस्टिंग इज, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है क्रेन होस्टिंग की इसके लिए, ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राइव फॉर क्रेन होस्टिंग, क्रेन होस्टिंग के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। प्रिसाइज कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब 2 मीटर ऊपर करी आपने क्रेन को तो 2 ही मीटर होनी चाहिए, ये नहीं कि 10 मीटर ऊपर चली जाए। और फास्ट स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। इसका मतलब सारे ऑप्शन राइट हैं, सारे ऑप्शन राइट हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट और, बट उस 15 से 20 मिनट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बहुत बढ़िया लग जाएंगे। चलिए, हैवी ड्यूटी क्रेन्स आर यूज्ड इन, हैवी ड्यूटी क्रेन्स कहां यूज होती हैं? जो हैवी क्रेन्स होती हैं वो कहां यूज होती हैं? स्टील प्लांट में भी होती हैं, ओर हैंडलिंग प्लांट में भी होती है। ओर को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयस्क, आयस्क बोलते हैं। जो लोग हिंदी में वाले होंगे बच्चे वो ये जान लें। और हैवी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में भी होती है, याद रखिए। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट भैया, क्या? ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is preferred for automatic drivers? ऑटोमेटिक ड्राइवर्स के लिए ऑटोमेटिक ड्राइव होना चाहिए, ड्राइवर कैसे हो जाएगा ना, ड्राइव होना चाहिए ना। चलिए, इनमें से ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए कौन कौन सी प्रेफर करी जाती है? मोटर, ठीक है। तो देखो, ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए ना वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल हम यूज करते हैं डीसी मोटर की। एक्चुअली डीसी मोटर का जो ड्राइव है, जो डीसी मोटर का जो ड्राइव है वो स्मूथ कंट्रोल होता है और सस्ता भी होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं होता। जबकि ये एसी वाली जो मोटर्स होती है ना, ये जितनी भी एसी वाली मोटर्स होती हैं, इसमें क्या है कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी से डील करना पड़ता है। अरे होता है ना 120 F/P = N, तो स्पीड कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर जाती है। और जब भी बात फ्रीक्वेंसी के कंट्रोल की आएगी ना भाई, तो स्पीड का कंट्रोल थोड़ा टफ ही पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग ऑटोमेटिक ड्राइव में थोड़ा सा ना हमें फास्ट चाहिए होती है ड्राइव्स, मोटर, मतलब हम फास्ट उसकी स्पीड कंट्रोल कर सकें। तो वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड में ये पॉसिबल है डीसी मोटर के द्वारा, ठीक है। ज्योति राव, शॉर्ट ट्रिक्स आईईएस रूल्स के अरे यार सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए सर ट्रैक्शन का भी लाइए। देखिए 100 क्वेश्चन मैंने लेने थे, टॉपिक्स तो यूं तो बहुत थे, मेरे को सिंबल भी लेने थे, बहुत टॉपिक्स थे, ठीक है। बस वही है कि समय की थोड़ी सी कमी रहती है, वरना टॉपिक्स तो बेटा बहुत हैं। सिंबल्स मुझे कराने थे, मुझे स्विचेस कराने थे, कितने टाइप के स्विचेस होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें करानी थी। पर क्या है कि हमें पेपर में तैयार करना है, तो हमें जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ना क्वेश्चंस को आने की, मतलब जो क्वेश्चन ज्यादा टकरा सकते हैं, चांसेस ज्यादा हैं, बस इसीलिए वो क्वेश्चन लेके आया हूं, और कोई नहीं है। सुरेंद्र, आईएएस रूल के लिए कोई ट्रिक? अब बस वही है, क्या करें, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना हम यूं बेवफा ना होते। चलिए, मैं ट्रिक लाने की कोशिश क्या करूं, मैं ट्रिक, ठीक है, अब लाता भाई, ट्रिक लाता। चलिए, सर प्रोटेक्शन, द डोमेस्टिक केक बेकिंग ओवर द टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड। देखिए, वो कह रहा है कि बेकर इंडस्ट्री में, मतलब जहां पैडीज वगैरह बनती है ना, पैडीज, ठीक है, पैडीज, बन, बर्गर, ये सब, मतलब बेकिंग इंडस्ट्री में जो टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है वो किससे किया जाता है? टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो मशीन होती है वो थर्मोस्टेट होती है। ध्यान से सुनना अब एक बात, थर्मोकपल
थर्मोकपल भी एक चीज होती है। बच्चे बहुत ज्यादा है ना क्या करते हैं, यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोल करता है। अरे यार क्या स्पेलिंग, टेम्परेचर कंट्रोल करता है थर्मोस्टेट, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनना, पर थर्मोकपल पता है क्या करता है, थर्मोकपल करता है, एक डिवाइस है जो आपके डिफरेंस ऑफ हीट को, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये वो डिवाइस है। तो कंफ्यूज मत करना, थोड़े से नाम सिमिलर जरूर हैं बट ये कंफ्यूज मत करना। थर्मोकपल बेसिकली एक ट्रांसड्यूसर भी हो जाता है जो कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में करता है। देखो टेम्परेचर जैसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कर दिया कि नहीं कर दिया, क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई, मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आपको वीडियो पीडीएफ से रिलेटेड जो भी जानकारी है, सर आपके पीई के लेक्चर हैं क्या, बस यार पीई के लेक्चर भी आएंगे जल्दी से जल्दी, बिल्कुल आएंगे, और उसमें भी समा बांध दूंगा, मजा बांध दूंगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। चलिए अभी तो नहीं है पर आएंगे। हाँ मैं ये कह रहा था कि आपको जो भी टेक्निकल समस्या होती है, जैसे कि सर पीडीएफ, जैसे कि सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, बहुत बढ़िया बात कही प्रिंस पाठक ने, ठीक है। तो कुल मिला के जो भी टेक्निकल समस्या होती है सबका समाधान है। ये जो टेलीग्राम का लिंक देख रहे हो ना अपने स्क्रीन पे, जो टेलीग्राम का चैट बॉक्स पे लिंक है, बस इसी पे आपको हर मर्जी की दवा मिलेगी। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप में लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, हीटिंग इफेक्ट से। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो आपका जो बल्ब है, ये जो आपका बल्ब है ना, ये बल्ब क्या होता है, ये बेचारा तपता है I²RT लॉस से। तो इससे क्या होता है, इसमें जो ये आर्गन गैस होती है, ये आर्गन गैस हो जाती है आयनाइज, आर्गन गैस क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है, और आयनाइज होने के बाद क्या होती है, चमकती है। ये क्या करती है, चमकती है। आइए आगे चलते हैं, बस 15 मिनट और फिर तुम और मैं बढ़िया से सोएंगे, बढ़िया सपने देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोड, बढ़िया सपने का मतलब है कंसेप्ट याद करेंगे। गंदे बच्चों, गंदी सोच हो गई है तुम्हारी, तुम कुछ और ही सोच लेते हो। द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट। तो ये क्वेश्चन काफी 2-3 बार पता नहीं रिपीट हो गया है, क्यों रिपीट हो गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट 800 वॉट। चलिए कोई बात नहीं है, गलती इंसान से ही होती है, किसी से हो गई होगी टाइपिंग वाले से। हाईली स्किल्ड लेबर, हाईली स्किल्ड लेबर हमें चाहिए, हाईली स्किल्ड लेबर तो हमें भैया कंड्यूट में चाहिए। अच्छा केसिंग केपिंग भी ऑप्शन में है, तो हमारा ये ऑप्शन सबसे राइट बैठेगा, क्योंकि देखिए केसिंग केपिंग वायरिंग में भी हमारा जो है क्या होगा, देखिए केसिंग केपिंग वायरिंग में भी थोड़ी सी हमें हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। अब वहां पे दोनों ऑप्शन है ना, इसीलिए हम लोग दोनों ऑप्शन प्रेफर करेंगे। केसिंग केपिंग की फोटो होनी तो चाहिए, मैं लाया था जहां तक है। हाँ देखिए केसिंग केपिंग में क्या होता है ना, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये एक ना पट्टी जो है, ध्यान से देखिए, ये कहाँ गया, देखिए ये पीवीसी के, ये जो है ना पाइप्स, हम लोग वायर के ऊपर पाइप्स लगा देते हैं, ठीक है। हम लोग पीवीसी के केसेस लगा दे, वो आपके केसेस लगा देते हैं, ये यूज होती है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं केसिंग केपिंग। इसमें भी हमारी थोड़ी सी लेबर हाईली स्किल्ड चाहिए होती है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बोथ कंड्यूट एंड केसिंग केपिंग वायरिंग, बोथ कंड्यूट एंड केसिंग केपिंग वायरिंग भी इसका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में दिया है, अदरवाइज नहीं तो वही हो जाता। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, ठंडा नहीं पड़ना है, ठंडा नहीं पड़ना है। लाइक्स बहुत कम है, बिल्कुल सही कहा जेनिक टीम ने, लाइक्स बहुत कम है। जितनी पब्लिक है लाइक क्यों नहीं कर रही है, ठीक है। मोहब्बत बरसा देना तू प्लीज, ठीक है। तो लाइक्स के थ्रू आपने क्या करना है, जोश बनाए रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं यूज करता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस, भैया यहां तो हीटिंग इफेक्ट चाहिए ही चाहिए। गीजर, गरे गर्म गर्म पानी से नहाना चाहिए, तो पानी गर्म कैसे होगा, हीटिंग इफेक्ट से ही तो होगा। इलेक्ट्रिक आयरन, कपड़े भी गर्म भैया हीटिंग इफेक्ट से होंगे। वैक्यूम क्लीनर में हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए, एयर का प्रेशर इफेक्ट चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए 76 की हम लोग बात करते हैं। 100 वॉट का लाइट बल्ब है, बर्न्स ऑन द एवरेज 10 आवर्स पर डे, ठीक है। 10 आवर पर डे पे वो क्या हो रहा है, 10 आवर पर डे पे वो क्या हो रहा है, आपका जल रहा है, ठीक है। और 1 वीक, तो इसका मतलब 100 वॉट का बल्ब है, 10 आवर पे चल रहा है, मतलब 10 घंटे चलता है, और एक वीक में 7 दिन होते हैं तो चलता है। आइए तो ये कितना हो गया, 7000
सा, हाँ ठीक है ना, 7000 वॉट आवर हो गया ये, ठीक है। वीकली कंजम्पशन, द वीकली कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए जो एनर्जी यूनिट में, देखो आंसर आपको यूनिट में पूछा है ना, इसका मतलब KWH में पूछा है, इसका मतलब KWH में पूछा है। तो जब हमें KWH में पूछेगा तो इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 KWH। तो इसका मतलब कितनी यूनिट हो जाएंगी, 7 यूनिट हो जाएंगी। क्लियर है, आपका ए आंसर होगा, 7 यूनिट हो जाएंगी। चलिए रेंज ऑफ, अब देखिए ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है ना, आपको मैंने बार बार बोल रहा हूं कि स्टैटिक क्वेश्चन को आपने लिख लेना है। तो डीजल जो लोकोमोटिव होता है ना, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी छुक 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 करती आई रेलगाड़ी, तो उसका जो हॉर्स पावर है वो कितनी होती है, 1500 से 2500 हॉर्स पावर होती है। इसको आप लोग लिखिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, आगे आगे चलते हैं। द मेथड सुटेबल फॉर हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम के लिए कौन सा मेथड सुटेबल होता है, ठीक है, इंडक्शन हीटिंग। ये बात का भी जिक्र हम लोग कर चुके थे। आइए, हेलोजन लैंप हैव एडवांटेज, हेलोजन लैंप जो यूज करते हैं उसका क्या एडवांटेज है, आप प्लीज इसका जवाब दीजिए, मैं जब तक पानी पी लेता हूं, ठीक है। चलिए आंसर बताइए। यार डेटा की समस्या तो है भाई, अब डेटा तो तुम्हें डलवाना पड़ेगा यार, मैं कितनों की रिचार्ज करवाऊंगा ये बताओ आप, हैं? चलिए हेलोजन लैंप की बात करते हैं। देखिए हमारा जो सोडियम वेपर लैंप है, जैसे सोडियम लैंप वगैरह हैं, इनकी साइज कितने बड़े बड़े होते हैं, जबकि हेलोजन लैंप छोटा सा होता है। तो रिड्यूस डायमेंशन है हेलोजन लैंप की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कलर भी बहुत अच्छा आता है और लाइफ भी लॉन्गर होती है। अब देखो एक बढ़िया पढ़ने का तरीका, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, चीजें कैसे निकाली जाती हैं, मतलब है ना। देखो इस चीज को एक मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हो, और एक समझदार व्यक्ति भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो समझदार व्यक्ति है वो क्या करेगा, चीजों में से ही क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेगा। अब देखो हेलोजन लैंप की बात हो रही है, उसने तुरंत पढ़ते पढ़ते एक बात ढूंढ ली कि हेलोजन लैंप का 2000 आवर भी होता है, लॉन्गर लाइफ तो होती है, और 2000 आवर भी होता है। तो हमें यहां से क्या मिल गया, एक डेटा और मिल गया कि इसकी उम्र कितनी है, उम्र बहुत लंबी है, इसको आशीर्वाद मिला है ऊपर वाले का, है ना। 2000 आवर है, कलर भी बढ़िया है, रिड्यूस डायमेंशन है, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर विद इंक्रीज ल्यूमिन्स, मतलब टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है और रोशनी भी तेज करता है। तो हमें ऐसे डेटा खोज लेना है ना सवाल से, हालांकि ये इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही बनेगा। क्या आपको ये बात अच्छी लगी? चलिए जल्दी करा दो का मतलब क्या होता है बताओ, मैं ऐसे खिसका के पूरी पीडीएफ चला जाऊं क्या सारी, ऐसे थोड़ी होगा भैया, थोड़ा करना तो पड़ेगा। वायरिंग इज प्रिफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग, बस देखिए करा रहे हैं, 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। क्लियर है इतनी चीज? चलिए थोड़ा वॉइस बढ़ाइए, वॉइस तो बढ़ी हुई है भाई, और कितनी बढ़ाई है। चलिए अब लोग हम लोग बात करते हैं, वायरिंग इज प्रेफर्ड फॉर वर्कशॉप। वर्कशॉप के लिए देखिए कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग यूज होती है, वर्कशॉप के अंदर कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग यूज होती है। चलिए आगे चलते हैं, बस 10-15 मिनट और। थर्ड पिन ऑफ 3 पिन प्लग इज प्रोवाइडेड, थर्ड पिन जो होती है 3 पिन प्लग में वो मोटी तो होती है, ये बात तो हम लोग कर चुके। उसे क्यों भी प्रोवाइड किया जाता है, तो प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन, याद रखिए अर्थ कनेक्शन प्रोवाइड करती है, इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है। और मोटी क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसे हाई करंट लेके जाना होता है, ठीक है। पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप के पावर फैक्टर क्या होता है, फ्लोरोसेंट लैंप का पावर फैक्टर होता है यूनिटी, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है लगभग। आगे चलते हैं, द अर्थ पिट शुड नॉट बी लोकेटेड, जो गड्ढा होता है, जो गड्ढा होता है वो कहां लोकेट नहीं होना चाहिए, गड्ढा कहां पर नहीं होना चाहिए। 10 मिनट और बस। देखो गड्ढा रोड पर भी नहीं होना चाहिए,
रेल ट्रैक के पास भी नहीं होना चाहिए। अब रेल ट्रैक के पास गड्ढा होगा तो रेल घुस जाएगी ना कहीं, है ना। पेवमेंट्स मतलब फुटपाथ वगैरह के पास में भी गड्ढा नहीं होना चाहिए। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यही यूटिलाइजेशन है भैया। ये आपके सब जगह सवाल इस तरीके से पूछे गए हैं पेपर में और पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलिए। मरकरी वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप आपको कौन सी देगी रोशनी, ठीक है। तो आपकी जो है मरकरी वेपर लैंप का आंसर क्या होगा, देखिए मरकरी वेपर लैंप का आपका आंसर क्या रहेगा, बताइए, जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए आप लोग। मरकरी वेपर लैंप का क्या होगा, क्या रोशनी देगी वो, वेपर लैंप गिव्स, जवाब दीजिए। चलिए काफी लोगों ने सी भी दिया है, बिल्कुल सही जवाब, ग्रीनिश ब्लू लाइट। आप लोग देखिए सो तो नहीं रहे हैं, सो तो नहीं रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं। एक आध क्वेश्चन मैंने कहा भाई पूछ लें, पता चला बैठे बैठे सो गए। फैक्ट्री रन्स इन 4 शिफ्ट, 6 आवर्स ईच, ठीक है भैया, 6 आवर्स ईच, हर शिफ्ट में 6 आवर लगती है। इन विच 36, 86, 50 एंड 20 किलोवाट इन ईच शिफ्ट रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट द एनर्जी बाय फैक्ट्री पर डे। फैक्ट्री की हमें एनर्जी पता लगानी है पर डे, ठीक है, फैक्ट्री की हमें एनर्जी पता लगानी है पर डे। तो देखिए 4 शिफ्ट ऑफ 6 आवर्स अ डे, ठीक है, इन विच इट कंज्यूम्स 36 किलोवाट कंज्यूम करती है, 86 किलोवाट कंज्यूम करती है, 50 किलोवाट कंज्यूम करती है और 20 किलोवाट कंज्यूम करती है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एनर्जी इन kWh। बताइए, अब ये सवाल मैं नहीं करूंगा, ये तो सवाल बहुत आसान है, बताइए ये सवाल क्या होगा, आसान है ये, कितना आंसर आया, कितना आंसर आएगा, बी, सी, डी या ए, बताइए। सी इज द आंसर। सी क्या है, देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसे, जल्दी चलिए, अरे सॉल्व करिए यार। 1152, 1152 बी। चलिए आगे चलते हैं। टाइप ऑफ वायरिंग दैट इज हाईली सुटेबल फॉर टेम्पररी शेड। कौन सी वायरिंग है जो टेम्परेरी केवल यूज करी जाती है, कौन सी वायरिंग है, वो क्लीट वायरिंग है। आप खुद देख लीजिए, क्लीट वायरिंग टेम्परेली यूज करी जाती है, क्लीट वायरिंग टेम्परेली यूज करी जाती है। अगर हमें जल्दी से तो कोई वायरिंग टेम्परेरी काम के लिए चाहिए तो क्लीट वायरिंग का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। पिछले वाले क्वेश्चन का 1152 ही आंसर है। चलिए, द टाइप ऑफ वायरिंग दैट इज हाईली सुटेबल फॉर टेम्परेरी शेड इज, तो टेम्परेरी के लिए क्लीट वायरिंग यूज करी जाती है। 10 मिनट और 10 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे। द हाउस ऑफ 5 फैंस 70 वॉट ईच, तो 5 फैंस हैं 70 वॉट के, ठीक है, तो आपका कितना बना 350 वॉट। ऑपरेट फॉर 16 आवर्स अ डे, लो साहब 16 से गुणा और करेंगे इसे, है ना, टाइम लगेगा, मतलब 1 वॉशिंग मशीन ऑफ 200 वॉट, 200 वॉट की वॉशिंग मशीन है, ठीक है साहब, 200 वॉट की वॉशिंग मशीन है, ऑपरेट्स फॉर, ठीक है, 200 वॉट की वॉशिंग मशीन है, एक कितना 1 घंटा और चलती है पर डे। मंथ ऑफ जून, जून में 30 दिन का महीना होता है, तो उसके जून के अंदर ना, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द हाउस इन द मंथ ऑफ जून। तो देखिए इसको आपका जो आएगा आंसर, मान लो ए आए, ये आपका बी आए, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। आपका मान लीजिए ये एक्स आएगा ऐड करने के बाद में, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 30 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जून के महीने में 30 दिन काम ये चीज चलती है। तो जो x इंटू 30 आया, जो 30x जो भी आएगा आपका, ठीक है ना, 30x जो भी आएगा, 30x जो भी आएगा, ये क्या होगा आपका वॉट आवर में होगा। जब हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट आवर में आ जाएगा, जब हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट आवर में आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। उतनी ही यूनिट बन जाएंगी। कितनी एनर्जी कंजम्पशन बनी, 228 आ रहा है क्या, चलिए 228 आ रहा है, किसी आपके दोस्त ने बताया है 228 आ रहा है। चलें, चलिए
5 मिनट और। विच वन ऑफ द मटेरियल इज यूज टू फिक्स द स्क्रू ऑन द, देखिए कौन सा मटेरियल हमें पेज को कसने के लिए, फिक्स द स्क्रू ऑन कॉन्क्रीट वॉल एंड सीलिंग, जो कॉन्क्रीट वॉल होती हैं और सीलिंग्स होती हैं उन पे कौन सा हमारा कसने के लिए काम आता है, कसने के लिए काम आता है। तो देखिए ध्यान से, हमारा जो है राउल प्लग, राउल प्लग एक प्लग सा होता है, मैं उसकी फोटो नहीं लाया, अदरवाइज आप एक काम करिएगा ना, राउल प्लग जिसे देखना हो गूगल पे राउल प्लग डालना और इमेज आपकी नजर के सामने जिगर के पास आ जाएगी। एक और बात मैं बता देता हूं कि जैसे गूगल पे आप और बहुत सारी पिक्चरें देखते हैं ना, ऐसी एक बेचारी राउल प्लग की भी देख लीजिएगा, आपको कोई चीज वहीं की वहीं याद हो जाएगी। क्लियर है ना इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द चीपेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग, क्लीट सिस्टम चीपेस्ट है, ठीक है, क्लीट सिस्टम चीपेस्ट है। विच टाइप ऑफ वायरिंग हैविंग अ वेरी लॉन्ग लाइफ, कौन सी वायरिंग की बहुत ज्यादा लॉन्ग लाइफ होती है? तो इसको तो भैया गली का भी बच्चा बता देगा, कंड्यूट वायरिंग की लॉन्ग लाइफ होती है। चलिए आगे बात करते हैं, बस 5 मिनट और मैं और आप फिर जाएंगे सोने मस्ती से, ठीक है। द ल्यूमिनस फ्लक्स LFL, देखिए LFL ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या हो गई? लूमेंस हो गई, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 91 क्वेश्चन, द 0 वॉट बल्ब कंज्यूम्स, देखो जो 0 वॉट बल्ब को खरीदने के बाद हम एकदम कॉलर अप कर देते हैं ना कि भाई 0 वॉट का बल्ब लाए हैं, अरे वो 0 वॉट थोड़ी कंज्यूम करता है, वो तो कहने के लिए 0 वॉट होता है, पर वो एक्चुअल में कितना होता है? 15 से 20 वॉट होता है, याद रखिएगा 15 से 20 वॉट होता है। आगे चलते हैं। 92 क्वेश्चन, एसी वेल्डिंग, ये क्या लिखा है? गलत लिखा है। द डीसी जनरेटर यूज फॉर एसी वेल्डिंग शुड हैव ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक, देखिए जो डीसी जनरेटर यूज होना चाहिए हमारी वेल्डिंग में, उसका मैंने बार बार बताया आपको, वोल्टेज कम करंट हाई होना चाहिए। और जब वोल्टेज कम कब होता है? जब आपकी ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, इतनी गिरती हुई कैरेक्टरिस्टिक होती है, ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कल नॉन टेक, बिल्कुल हाँ कल नॉन टेक है भैया, सब लोग नॉन टेक मिस मत करिएगा, ध्यान से सुनिए। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग इज यूज्ड इन, जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना, रेजिस्टेंस हीटिंग 2 तरीके की होती है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस हीटिंग 2 तरीके की होती है। रेजिस्टेंस हीटिंग के जबकि हम लोगों ने यूज की बात की थी ना, क्रिमिनेशन दाह संस्कार जो होता है उसमें रेजिस्टेंस हीटिंग यूज होती है, इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें रेजिस्टेंस हीटिंग यूज होती है। हालांकि रेजिस्टेंस हीटिंग 2 तरीके की होती है, एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, ठीक है। एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, 2 तरीके की रेजिस्टेंस हीटिंग होती है, याद रखिए। जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है वो इलेक्ट्रोड बॉयलर में, सॉल्ट बाथ फर्नेस में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, ये सब में यूज होती है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ये तीनों की तीनों इसी की एप्लीकेशन है, ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है उसकी क्या एप्लीकेशन होती है? क्रिमिनेशन सेरेमनी में, मतलब दाह संस्कार में। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 94 को देखते हैं। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो मेन ड्रॉबैक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्यों हमें थोड़ी सी पसंद नहीं है? क्योंकि इनिशियल कॉस्ट हाई है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगातार चाहिए रहती है। क्योंकि इलेक्ट्रोड आपका घिसता रहता है तो कॉस्ट भी इसकी इसीलिए थोड़ी सी हाई बनी रहती है। क्लियर है कि नहीं? चलिए कल टेक्निकल होगा कि नहीं होगा? कल टेक्निकल नहीं होगा, कल टेक्निकल नहीं होगा, नॉन टेक होगा आपका। कल आपका नॉन टेक की क्लास है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे सर जो नॉन टेक के हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे प्रशांत सर और रोहित सर। द अनदर नेम ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग को और क्या भी कहते हैं? सॉलिड अर्थिंग। बस 5 क्वेश्चन दूर हैं हम लोग, क्या कहते हैं, फिर आप मस्त नींद ले सकते हैं। और एक लास्ट, मेरे को प्लीज, अगर आपने सेशन पसंद किया हो तो मेरे को आखिरी क्वेश्चन पर ये सारी चैट्स जो हैं रेड दिख जानी चाहिए, ठीक है। पर कब? आखिरी क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, द इल्यूमिनेशन लेवल इन हाउस, अब देखो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो घर में एक बात ध्यान रखना, घर में जो इल्यूमिनेशन चाहिए होती है वो 100 से 140 चाहिए होती है। सोचिए सोडियम वेपर लैंप जो है, सोचिए सोडियम वेपर लैंप जो है वो क्या करता है? सोडियम वेपर लैंप जो है वो 200 ल्यूमेंस पर वॉट देता है। सोचो
200 ल्यूमेंस पर मीटर, सॉरी ये चीज है ना, एक्चुअली एफिशिएंसी बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं एफिशिएंसी बता रहा हूं, ये सोडियम वेपर लैंप की एफिशिएंसी है, इसीलिए कंफ्यूज मत कर जाना। ये सोडियम वेपर लैंप की क्या है, एफिशिएंसी। और ये इल्यूमिनेशन लेवल पूछा है, हाउस के अंदर, घर के अंदर कितना इल्यूमिनेशन लेवल चाहिए, पर सोडियम वेपर लैंप की एफिशिएंसी पूछता है। तो ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है ना, ये अच्छे से सजा के, ये डेटा जो है ना अच्छे से सजा के आप लोगों ने क्या करना है, एक पेपर पे लिख लेना है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है वो सब कुछ सोख लेती है, ऑब्जॉर्व कर देती है, सारी लाइटिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, देखिए वेयर एसिड एंड एल्कलाइज आर प्रेजेंट, देखिए ऐसी जगह, ऐसी माहौल में जहां पर एसिड और एल्कलीज होते हैं, ऐसे टाइप में, ऐसी जगह पे कौन सी वायरिंग आपकी इस्तेमाल होती है? तो ध्यान से देखिएगा, कौन सी टाइप की वायरिंग यूज होगी भैया, कौन सी टाइप की वायरिंग यूज होगी? पीवीसी टाइप की वायरिंग आपकी यूज होगी, जहां पर एसिड वगैरह, एल्कलीज वगैरह होती हैं वहां। ठीक है, रिप्लेसमेंट, बस देखिए जैसी 100वां क्वेश्चन होगा आप लोगों ने लाल लाल कर देना है पूरे चैट बॉक्स को, पसंद आया हो सेशन तो। रिप्लेसमेंट ऑफ वायरिंग इज नॉट इजी। अब आप खुद देखिए, कंड्यूट सिस्टम के अंदर वायरिंग, जो पाइप है वो दीवार के अंदर ठोक दिया जाता है, तो अब इसका रिप्लेसमेंट करेंगे तो क्या दीवार तोड़वाएंगे क्या? दीवार तोड़वाएंगे क्या? तो दीवार तोड़वाना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए कंड्यूट वायरिंग का रिप्लेसमेंट आसान नहीं है ना। अगर हम लोग बात करें ल्यूमेन पर वॉट, ये ल्यूमेन पर वॉट किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस एफिशिएंसी की यूनिट है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो, चलिए आप और हम बस अब सोने जाएंगे, गुड नाइट करेंगे, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, है ना। मुलाकात करेंगे एज सून एज पॉसिबल। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब लोग अपने चैट को लाल लाल कर दीजिएगा, बिल्कुल हार्ट सिंबल आपने दिल अभी तक बहुतों को दिया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो एक बार मुझे भी देके देखिए, जेनिक टीम को भी देके देखिए। ठीक है, कोई भी टेक्निकल चीज के लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है, क्लियर है इतनी बात? सबको, जिसको उसको भी सेशन पसंद आया हो तो बस आप दिल से स्वागत कर दीजिए। सारी जेनिक टीम बहुत मेहनत कर रही है, हमने मेहनत करी, आपने मेहनत करी, आपने भी बहुत सहयोग किया, बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं होगा। आप लोग ने इतना टाइम दिया, आपने, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो शब्बा खैर, शुभ रात्रि, मुलाकात करेंगे जल्द से जल्द। चलिए, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू। चलिए, गुड नाइट।